जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के, उन सारों को देखेंगे। साथ ही साथ जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जितनी भी कंट्रीज़ का हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन और जोग्राफी के फैक्ट्स भी देख लेंगे, ताकि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर होता चले। ठीक है, इसीलिए वीडियो लंबी है क्योंकि मैप्स इंक्लूड किए गए हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बताया गया है और जोग्राफिकल फैक्ट्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने करंट अफेयर्स देखते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के। तो न्यूज़ जो हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में करंट अफेयर्स की, वो रिलेटेड है ईयू काउंसिल से। ठीक है, ईयू काउंसिल से ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। ये बताया जा रहा है कि हंगरी जो एक कंट्री है यूरोप में, वो यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी को टेक ओवर करेगी। ठीक है, तो अब चेयर करेगी प्रेसिडेंसी ईयू काउंसिल की कौन? हंगरी। हंगरी एज अ कंट्री विल प्रिजाइड ऑन ईयू काउंसिल्स मीटिंग। ठीक है, तो यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी अब किसके पास है? हंगरी के पास है। हंगरी ने किससे लिया है? हंगरी ने बेल्जियम से लिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हंगरी ने बेल्जियम से लिया है प्रेसिडेंसी ऑफ ईयू काउंसिल। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल होती है जिसमें अब हंगरी जो है प्रेसिडेंट रहेगा, प्रिसाइड करेगा। और ये जो प्रेसिडेंसी टेक ओवर की गई है, किससे की गई है? तो ये बेल्जियम से टेक ओवर की गई है। कब की गई है? 1 जुलाई 2024। कितने टाइम के लिए है? तो सिर्फ 6 महीनों के लिए। ठीक है, सिर्फ 6 महीनों के लिए ये प्रेसिडेंसी ईयू के पास रहेगी। हर 6 6 महीने में प्रेसिडेंसी यूरोपियन यूनियन काउंसिल की क्या होती रहती है? रोटेट होती रहती है। इनका मोटो है मेक यूरोप ग्रेट अगेन। इनके प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन साहब। ठीक है, ये लीड करेंगे ईयू प्रेसिडेंसी को, ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी को। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी भी डिसाइड हो गई है। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होगी पोलैंड की। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिडेंसी हंगरी से पास ऑन होगी पोलैंड को। कब से कब तक? जनवरी 1 2025 से जून 2025 तक। ठीक है, तो इससे पहले बेल्जियम थी, मतलब जनवरी 2024 से जून 2024 तक बेल्जियम थी। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक हंगरी रहेगी। और जनवरी 1 2025 से जून 2025 तक पोलैंड रहेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ईयू की मेंबरशिप कितनी है? तो ईयू में, यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन में। काउंसिल की प्रेसिडेंसी हमने देखा रोटेट एवरी 6 मंथ्स अमंग ईयू मेंबर स्टेट्स। ठीक है, हंगरी के बारे में कुछ बात देख लेते हैं। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, प्रेसिडेंट है तमास सुलोक, कैपिटल है यहाँ की बुडापेस्ट, और यहाँ पे जो करेंसी है वो है फोरिएंट। याद रखिएगा, करेंसी क्या है? फोरिएंट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हंगरी ने क्या किया है? हंगरी ने टेक ओवर की है ईयू काउंसिल, यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी। किससे की है? बेल्जियम से की है। हंगरी के बाद कौन रहेगा? तो पोलैंड बनेगा प्रेसिडेंट ईयू काउंसिल का। हर 6 6 महीने पे ये प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। ईयू में कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स हैं। हर 6 महीने पे प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, हमने देखा। ठीक है, कैपिटल क्या है हंगरी की? बुडापेस्ट है। करेंसी क्या है? फोरिएंट है। ये यहाँ पे हमने इसकी लोकेशन लगा दी है, ताकि आप आराम से इसमें एक बार देख सके कि हंगरी कहाँ है। ठीक है, हंगरी किससे सराउंडेड है? तो हंगरी से नॉर्थ में स्लोवाकिया है, नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन है, ईस्ट में रोमेनिया है, साउथ ईस्ट में सर्बिया है, साउथ में क्रोएशिया है, साउथ वेस्ट में स्लोवेनिया है, और वेस्ट में ऑस्ट्रिया है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो हंगरी को सराउंड करती है। ठीक है, हंगरी के पास है, मतलब हंगरी जुड़ा नहीं हुआ है, पर हंगरी के पास है एड्रियाटिक सी। तो ये याद रखिएगा, ये मैप ध्यान में रखिएगा आप अपने। ठीक है, और बाकी स्टेट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जापान से रिलेटेड। तो जापान ने इशू किया है नया येन बैंक नोट्स विद 3D होलोग्राम। ठीक है, आपको पता है होलोग्राम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हम लोग ने जनरल साइंस में फिजिक्स का लेक्चर लिया था, जहाँ पे लाइट के एप्लीकेशन की बात की थी। तो होलोग्राम, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि होलोग्राम इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जनरल साइंस की फिजिक्स की लेक्चर्स देख सकते हैं, जहाँ पे लाइट के एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। उसमें एक टॉपिक है इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, दो टॉपिक्स थे। तो इंटरफेरेंस जो हमने आपको बताया था, उसका एग्जाम्पल था होलोग्राम। ठीक है, तो 3D होलोग्राम क्या करता है? इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि जापान ने इशू किया है अपना नया येन बैंक नोट। जापान की जो करेंसी है येन है, जैसे इंडिया की करेंसी है इंडियन नेशनल रुपी, वैसे जापान की करेंसी है येन। चाइनीज की करेंसी है रेमनीबी, यूएस की तो है, आप जानते ही हैं, डॉलर्स है। ठीक है,
रशिया की है रूबल। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की हमेशा ही करेंसीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जापान ने येन बैंक नोट पे 3D होलोग्राम लगा रखा है, ताकि इनके यहाँ जो भी काउंटरफीट नोट्स हैं, जो नकली नोट्स हैं, वो ज़्यादा ना छपे, ठीक है। ज़्यादा ना छपे, ज़्यादा करेंसी में ना आए काउंटरफीटिंग नोट्स, ठीक है। यहाँ पे जापान के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जापान में 4 आइलैंड्स हैं बड़े बड़े, याद रखिएगा इनका ऑर्डर, यही पूछा जाता है। होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू, ठीक है। ये 4 आइलैंड्स हैं, जिसमें जो बीच वाला आइलैंड है होंशु, होंशु में कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। होंशु आइलैंड पे कैपिटल है टोक्यो, और होंशु ही सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, ठीक है। जापान का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट फूजी है। लोवेस्ट पॉइंट है हचीरो गोटा। लॉन्गेस्ट रिवर है शिनानो रिवर। कुछ लेक्स हैं, देख लीजिएगा, लेक बीवा, कसुमी गौरा, सरोमा, इनवाश्रियो, नाकुमी, कुशारो, शिंजी, शिकोत्सु और टोया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लेक बीवा कहाँ है? तो लेक बीवा है जापान में, ठीक है। यहाँ जापान का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट फ्यूजी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये हमने इसका मैप देख लिया। ईस्ट में है सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी के भी नाम से जाना जाता है। नॉर्थ में है सी ऑफ ओखोस्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ से जापान का डिस्प्यूट है रशिया को लेकर, ठीक है। कुछ आइलैंड्स को लेकर जापान और रशिया का डिस्प्यूट है, ठीक है। साउथ में देख लेते हैं। साउथ में ईस्ट चाइना सी है, साउथ में ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। और जो साउथ कोरिया है वो कहाँ है? वेस्ट में है, ठीक है, वो वेस्ट में है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ मैप्स हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स से रिलेटेड। तो आपको ये देखना है कि वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो यूनेस्को ने अनाउंस किया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द न्यू वर्ल्ड हेल्थ सॉइल इंडेक्स एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स इन अगादिर, मोरक्को, टू इस्टेब्लिश ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर सॉइल इक्विटी, सॉइल क्वालिटी असेसमेंट, ठीक है। तो सॉइल की क्वालिटी को असेस करने के लिए वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये किसने, किस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो ये आपको पता चल गया यहाँ पे कि एजेंसी कौन सी है, तो यूनेस्को एजेंसी है जिसने लॉन्च किया है। कि क्या लॉन्च किया है? वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो ये मोरक्को में लॉन्च हुआ था, मोरक्को में लॉन्च हुआ था, इसलिए मोरक्को हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग मोरक्को के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो मोरक्को की जो कैपिटल है वो है रबात। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात कैपिटल है मोरक्को की, ठीक है। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात है। ये यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये रबात है ये, ठीक है, रबात कैपिटल है। रेड कर लें क्या? हाँ, ये रबात कैपिटल, इसको हटा देते हैं। हाँ, ये रबात कैपिटल है, आप देख रहे होंगे। और इसी के साउथ में कासाब्लांका है, जिसके ऊपर बहुत फेमस मूवी भी बनी है। और ये कासाब्लांका जो है मोरक्को की सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट सिटी जो है मोरक्को की वो कासाब्लांका है, ठीक है। मॉस्को किसकी तरफ खुलता है? तो अटलांटिक ओशन की तरफ खुलता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट है वो मोरक्को शेयर करता है, ठीक है। तो वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, याद रखिएगा। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में है जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। नॉर्थ में है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि मेडिटेरेनियन सी को, ये देखिए, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक और टेरिटरी है, आइलैंड टेरिटरी है स्यूटा, जो कि स्पेन के कंट्रोल में है, याद रखिएगा, स्पेन के कंट्रोल में है। और ये जो जिब्राल्टर टेरिटरी है ये यूके के कंट्रोल में है, ठीक है। एक और टेरिटरी है मीला, ये भी स्पेन में आती है, ये भी स्पेन का पार्ट है, ठीक है। तो स्पेन क्या था? स्पेनिश भी कॉलोनीज बनाया है यूके की तरह। स्पेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, तो उसमें 2 कॉलोनीज हैं, यूटा और मियाला, ठीक है। जैसे जिब्राल्टर जो है ओवरसीज टेरिटरी है यूके की, वैसे ही ओवरसीज टेरिटरी स्पेन की है, यूटा और मेला, ठीक है। मोरक्को से कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्जीरिया शेयर करता है, अल्जीरिया, और नीचे वेस्ट सहारा, ठीक है। साउथ में वेस्ट सहारा और ईस्ट में अल्जीरिया, ये 2 बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स विद अल्जीरिया लगभग 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। सदर्न साइड में वेस्टर्न सहारा। और स्पेन की जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं कौन कौन सी हैं? स्यूटा और मेला बॉर्डर्स, ठीक है। तो याद रखना है आपने, यूपी पीसीएस या बीपीएससी में ऐसी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जो टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी, ये किसके अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जेबेल टॉपकॉल जो है कहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जेबेल टॉपकॉल जो है ये मोरक्को में है, और ये लगभग
यहाँ पे अटलांटिक माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ पे एटलस माउंटेन्स है, सॉरी एटलस माउंटेन्स है, उनका पार्ट है जेबेल तोपकोल, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये मोरक्को में लाए करता है। लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ का सेबका तह, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ का मोरक्को का सेबका तह। मेजर रिवर्स यहाँ पे हैं द्रा रिवर, सीबू रिवर, ओम रे, रबिया रिवर, ठीक है, ये 3 रिवर्स हैं, ध्यान रखिएगा आप। और लार्जेस्ट लेक के बारे में देख लीजिए, सीदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है, सीदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो लेक है वो मोरक्को के अंदर है। कुछ एथनिक ग्रुप्स या ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, अरब्स हैं, बर्बर्स हैं और सहरावीज हैं, ठीक है। ये भी बहुत फेवरेट है फैक्चुअल क्वेश्चंस का यूपी पीसीएस या बीपीएससी में। जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं वो मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन पे बहुत जोर देते हैं, और उनका फेवरेट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो याद रखना है कि अफ्रीका में कुछ भी होता है तो हमें उसकी टैब रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने मोरक्को के बारे में देखा, सॉइल हेल्थ इंडेक्स के बारे में देखा। नेक्स्ट न्यूज़ है मी डेविस से रिलेटेड। मी डेविस क्या है, तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उनको अपडेट करने के लिए, उनको नोटिफाई करने के लिए, उनके बारे में जानकारी देने के लिए ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मी डेविस, ठीक है। ये देखिए एमई से है मेडिकल, DVIS तो मेडिकल डिवाइसेस, ये मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है, WHO द्वारा मी डेविस को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ये मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। किसने लॉन्च किया है, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर से रिलेटेड। तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर अब के चेयरपर्सन बने हैं इंडिया। अब इंडिया चेयर करेगी ADPC को, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर को, ठीक है, इंडिया चेयर करेगी 1 साल के लिए 2024 से 2025। इससे पहले कौन चेयर था, तो इंडिया ने टेक ओवर किया है चाइना से, ठीक है, इंडिया ने टेक ओवर किया है चाइना से। ये कहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था, तो बैंकॉक थाईलैंड में ये एक मीटिंग हो रही थी एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है। ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर कब फॉर्म हुआ था, तो 1986 में फॉर्म हुआ था, याद रखिएगा 1986 में फॉर्म हुआ था। कौन कौन मेंबर्स हैं इसके, इंडिया है, बांग्लादेश है, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये थाईलैंड में है, बैंकॉक थाईलैंड में ये हेडक्वार्टर्स है किसका, एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का, ठीक है। नेक्स्ट है 3 इंडियन डेस्टिनेशंस को इंक्लूड किया गया है टाइम की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में, ठीक है। 3 इंडियन डेस्टिनेशंस कौन कौन सी हैं, वो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, मानाम चॉकलेट है हैदराबाद तेलंगाना में है, और नार एक रेस्टोरेंट है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में इंक्लूड की गई हैं। और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 कौन रैंक करता है, तो ये टाइम इंस्टीट्यूशन है वो रैंक करता है, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्लाइड की। तो मी डेविस क्या है, ये मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इसको किसने लॉन्च किया है, इसको WHO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की। इसके चेयर कौन बनी है, इंडिया चेयर बनी है। कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2024 से 2025। इंडिया से पहले कौन चेयर था, चाइना था। ADPC कब स्टैब्लिश हुई है, 1986 में स्टैब्लिश हुई है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट है टाइम के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024 में कितने इंडियन डेस्टिनेशंस हैं, 3। कौन कौन से, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, मानम चॉकलेट जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, नार एक रेस्टोरेंट जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से रिलेटेड। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2011 में हुआ था, ठीक है। ईयर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके ओरिजिनल मेंबर्स कौन थे, फाउंडर मेंबर्स कौन थे, तो इंडिया थी, श्रीलंका थी और मालदीव्स थी, ठीक। श्रीलंका तो होगी क्योंकि कोलंबो जो है वो श्रीलंका में ही है, ठीक है। और इंडिया थी जो कि नॉर्थ में है, और मालदीव्स थी जो कि श्रीलंका के वेस्ट में है, ठीक है। ओरिजिनल नेम इसका था ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छे से सर्वेलेंस करने के लिए, मैरीटाइम एरिया में सर्वेलेंस करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई थी जिसका नाम था ट्राईलैटरल सिक्योरिटी ग्रुपिंग। ठीक है, फिर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया 2020 में, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये क्या करता है, इनका एम क्या है, प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन में जो भी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं और रीजनल कोऑपरेशन है वो इसको स्ट्रेंथन करता है। क्या, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इनका सेक्रेटेरिएट 2021 में स्टैब्लिश किया गया था कोलंबो श्रीलंका में, जिसके बाद इनका नाम हुआ, मतलब 2020 में नाम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो गया, उसी के एक साल बाद सेक्रेटेरिएट बना दिया गया कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अब करेंट इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो यहाँ पे 3 मेंबर्स ऑलरेडी थे, फाउंडर मेंबर्स कौन कौन से थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 3 क्या थे, ये 3 फाउंडर मेंबर्स थे। अब और कौन नए आए हैं, तो थोड़े टाइम बाद मॉरिशस आया था। ठीक है, थोड़े टाइम बाद मॉरिशस आया था और उसके बाद अभी बांग्लादेश ज्वाइन किया है एज 5th फुल मेंबर। ठीक है, एज 5th फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो अब कौन कौन मेंबर्स हो गए हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स तो फाउंडर मेंबर्स हैं। 2 नए मेंबर्स कौन से हैं, मॉरिशस और बांग्लादेश, और रीसेंट मेंबर कौन है, वो बांग्लादेश है। ठीक है, ये कब अनाउंस किया गया था, तो ये एक मॉरिशस ने होस्ट किया था वर्चुअल सेशन, वहाँ पे अनाउंस किया गया था ये। ठीक है, मॉरिशस में होस्ट किया गया था एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का वर्चुअल सेशन, वहाँ पे अनाउंस किया गया कि बांग्लादेश को भी इंडक्ट किया जाएगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट कौन है, सेशल्स है ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, सेशल्स है ऑब्जर्वर स्टेट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। मॉरिशस को मेंबरशिप कब मिली थी, तो 2022 में मॉरिशस को मेंबरशिप मिली थी। ठीक है, तो 2 साल पहले मॉरिशस ने ज्वाइन किया था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और अब हाल ही में बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ बातें हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में फॉर्म हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। ठीक है, ओरिजिनल नाम था ट्राईलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग, जिसको रीनेम करा गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 2020 में। सेक्रेटेरिएट इसका कोलंबो श्रीलंका में है। मॉरिशस 4th मेंबर बना 2022 में और अब बांग्लादेश मेंबर बना इसका 5th मेंबर 2024 में। ऑब्जर्वर स्टेटस किसको हासिल है, सेशल्स को। ठीक है, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ज्वाइन करने वाली बांग्लादेश बनी है 5th मेंबर। तो हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश की फिजिकल और कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और साथ ही साथ बांग्लादेश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में, ऑब्वियसली एशिया में है, रीजन इसका साउथ एशिया है। इंडिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 4000 किलोमीटर का। ठीक है, और म्यांमार से ये 271 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश की बाउंड्री है। वेस्ट बंगाल शेयर करती है बांग्लादेश से बाउंड्री, असम शेयर करती है, बांग्लादेश शेयर करती है, त्रिपुरा शेयर करती है और मिजोरम शेयर करती है बांग्लादेश से बाउंड्रीज। तो याद रखना है आपको बांग्लादेश से कौन कौन इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं। तो यहाँ हमने देखा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और यहीं से त्रिपुरा मिजोरम बांग्लादेश से ही क्या पास होता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए त्रिपुरा मिजोरम बांग्लादेश झारखंड वेस्ट बंगाल से क्या पास होता है। ठीक है, कोस्ट लाइन इसकी 580 किलोमीटर की है। कैपिटल आप जानते हैं ढाका है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका, साका हैपोंग इसका हाईएस्ट पॉइंट है। मेजर रिवर्स कौन सी हैं, पद्मा, जमुना और मेघना। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र जब इंडिया से निकल के बांग्लादेश में एंटर करती है, यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इधर से क्या होता है, इधर से तीस्ता नदी आती है। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी मिलके इसका नाम बना देती है जमुना। ठीक है, जमुना नाम तब पड़ जाता है इसका जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में तीस्ता से मिलती है, तब जमुना नाम पड़ जाता है। इसके बाद जमुना और गंगा मिलके क्या बना देती है, मेघना। ठीक है, मेघना नाम है जमुना और गंगा का मिलन जहाँ होता है, दोनों को मिला के जो नदी बनती है, दोनों के संयोग मीटिंग पॉइंट से जो नदी बनती है उसको मेघना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये माउथ ऑफ गैंजेस या माउथ ऑफ मेघना मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूमोर आइलैंड है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ये। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, और यहाँ से ये बर्मा की बाउंड्री है। ठीक है, मतलब म्यांमार की बाउंड्री यहाँ से है। ये त्रिपुरा मिजोरम यहाँ पे है, असम यहाँ पे है, असम मेघालय यहाँ पे है। ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आइवरी कोस्ट को लेकर, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वेस्ट अफ्रीका में है आइवरी कोस्ट, ठीक है। तो ये 53rd पार्टी बनी है टू 1992 यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाली आइवरी कोस्ट कौन सी कंट्री बनी है? 53rd कंट्री बनी है, ठीक है। कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेक्स और इंटरनेशनल रिवर्स को रेगुलेट करने वाला ये कन्वेंशन है यूएन वाटर कन्वेंशन। ये क्या काम करता है? ये कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है ऑन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एंड फैसिलिटेट्स लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट का काम करता है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन की। तो ये अडॉप्ट किया गया था हेलसिंकी, जो कि कैपिटल है फिनलैंड की, 1992 में यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था और 96 में ये फोर्स में आ गया था, ठीक है। 96 में ये फोर्स में आया था और ग्लोबली ये ओपन हुआ था रैटिफिकेशन के लिए 2016 में, ठीक है। तो अभी तक क्या है, 52 मेंबर्स जो हैं इस कन्वेंशन के पार्टी हो चुके हैं और 53rd है आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट में नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका हमेशा से बहुत ही पसंदीदा पॉइंट रहा है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। तो आपको ध्यान देना है इनकी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे कौन है, ठीक है। तो ये पूरा जो ये है, ये वाइड एरिया जो आपको दिख रहा है मैप में, ये पूरा है क्या, ये है आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट नॉर्थ में किससे शेयर, वेस्ट में किससे शेयर करती है बाउंड्रीज? लाइबेरिया से, गिनी से, नॉर्थ में माली से, नॉर्थ वेस्ट में बुर्किना फासो से और ईस्ट में घाना से, ठीक है। ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, घाना, बुर्किना फासो, माली, गिनी और लाइबेरिया, ठीक है। सायरा लियोने नहीं है, ठीक है, सायरा लियोने नहीं है, याद रखिएगा। फिर क्या है, आइवरी कोस्ट की गवर्नमेंट कौन सी है? तो प्रेसिडेंट है यहाँ पे अरसाने औतूरा, ठीक है। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यामूसोक्रू, ठीक है, यामासोक्रू इसकी कैपिटल है आइवरी कोस्ट की। और ये किसकी तरफ ओपन है, इसका माउथ किसकी तरफ है? गल्फ ऑफ गिनी की तरफ है। गल्फ ऑफ गिनी कहाँ है? तो गल्फ ऑफ गिनी अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में है। ये इसकी कैपिटल है यामासुक्रो, ठीक है, यामासुक्रो यहाँ की कैपिटल है। फिर से एक बार देख लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। तो हमने देखा कि आइवरी कोस्ट क्या बना है, 53rd मेंबर बना है टू यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, ठीक है। आइवरी कोस्ट 53rd पार्टी बना है टू यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। वो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। 1992 में फिनलैंड में अडॉप्ट किया गया था, 96 में फोर्स में आया और 2016 में ओपन हुआ यूनाइटेड नेशंस की जो कंट्रीज हैं उनके रेटिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? घाना, बुर्किना फासो, माली, गिनिया और लिबेरिया, ठीक है। ये लाइबेरिया है, ये गिनी है, ये माली है, ये बुर्किना फासो है आपको दिख रहा है और ये घाना है, ठीक है, ये घाना है, ठीक है, ठीक है, ये घाना है। नेक्स्ट न्यूज़ है कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम से रिलेटेड। तो एनुअल बोर्ड मीटिंग हुई थी अभी कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम की, कहाँ पे? श्रीलंका में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कहाँ पे? कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम, ये कहाँ पे हुई थी अभी? तो ये श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। याद रखिएगा कॉमन लोकल वेल्थ गवर्नमेंट फोरम, लोकल गवर्नमेंट फोरम, कॉमन लोकल गवर्नमेंट फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया था विद थीम स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है साथियों लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और ये फॉर्म हुई थी 1995 में, ठीक है। इसके मेंबरशिप कौन कौन है? तो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, नेशनल एसोसिएशन एंड इंडिविजुअल काउंसिल्स फ्रॉम 56 कॉमन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो बेसिकली जो भी कंट्रीज ब्रिटिश की कॉलोनी थी वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है, ठीक है। कई ऐसी कॉलोनीज भी हैं जो नहीं भी पार्ट है, पर मेजॉरिटी जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो कॉमनवेल्थ जो एसोसिएशन है उसका पार्ट है, ठीक है। कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। कब फॉर्म हुआ था? 1995 में हुआ था। और इसकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे? श्रीलंका में। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे डायमेंशन कवर कर लिए, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो गल्फ ऑफ एडन से है, ठीक है। तो हाउदी रिबेल्स ने टारगेट किया एक शिप को जो कि गल्फ ऑफ एडन में था, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन में था और उसको क्या हुआ, हाउदी रिबेल्स ने टारगेट करके एक मिसाइल उन पे दाग दी थी, जिसकी वजह से ये जो शिप है ये डूब गई है, ठीक है। तो हमें ये तो मतलब नहीं है कि कौन सी शिप है, क्यों डूबी, कितने लोग थे, ये है वो है, क्या खाना बना था शिप में, ये सब मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन जो है वो यमन में है, ठीक है। वो ये यमन देख रहे हैं ना आप, ये यमन के साउथ में है, कोस्ट ऑफ यमन पे है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन से आप आगे बढ़ेंगे तो ये बाब अल मानदेब है, ठीक है। बाब अल मानदेब है और ये रेड सी है, ठीक है। ये रेड सी है, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान यहाँ है। ओमान से आगे बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ एडन है जो कि यमन के साउथ में है और सोमालीलैंड के नॉर्थ में है, ठीक है। ये सोमालीलैंड के नॉर्थ में है, ठीक है। मतलब सोमालिया के ही जो रिबल्स हैं वो भी यहाँ पे आजकल खूब एक्टिव हैं, आए दिन शिप पे अटैक करते हैं। और हाउदी रिबल जो हैं वो यमन में एक्टिव है, ठीक है। हाउदी रिबल्स जो हैं ये यमन में एक्टिव हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में मिसाइल मतलब लॉन्च करके शिप को डुबा दिया, ठीक है। तो ये आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए, ये अरेबियन सी में है, ठीक है। अरेबियन सी में है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, अरेबियन सी में है। और गल्फ ऑफ एडन के जज्बात क्या है, बाब अल मानदेब, ठीक है। बाब अल मानदेब जो कि रेड सी को अरेबियन सी या इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाब अल मानदेब, ये रेड सी है और ये अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है। तो रेड सी को इंडियन ओशन से कौन कनेक्ट करता है, बाब अल मानदेब, और ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डेनमार्क पहली ऐसी कंट्री बनी है जो कि टैक्स करेगी लाइव स्टॉक फार्मर्स को फ्रॉम 2030, क्योंकि लाइव स्टॉक से भी काफ़ी एमिशंस होते हैं, काफ़ी CO2 एमिशंस होते हैं, कार्बन डाई एमिशंस होते हैं, इसलिए उनको भी अब टैक्स किया जाएगा। उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको टैक्स किया जाएगा, कहाँ पे, डेनमार्क में, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेनमार्क हैज़ डिसाइडेड टू tax livestock farmers from 2030. It will become first country in the world to do so. It is known that Denmark is a major pork and dairy product exporting country. पोर्ट और डेयरी प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा CO2 एमिशन होते हैं, जिसकी वजह से डेनमार्क ने ये डिसाइड किया है कि डेनमार्क अब टैक्स करेगी लाइवस्टॉक फार्मर्स को फ्रॉम 2030, ठीक है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। यहाँ पे डेनमार्क का मैप है, देख लेते हैं। तो डेनमार्क है, ये पूरा ये डेनमार्क है। डेनमार्क की बॉर्डर किससे है, जर्मनी से, ठीक है। ये जर्मनी है नीचे, डेनमार्क के साउथ में जर्मनी है। डेनमार्क के वेस्ट में है नॉर्थ सी, ठीक है, ये नॉर्थ सी है। और डेनमार्क के ईस्ट में है बाल्टिक सी, ठीक है। ये बाल्टिक सी दिखाई नहीं दे रहा है पर ये है बाल्टिक सी, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेनमार्क के वेस्ट में है नॉर्थ सी, ईस्ट में है बाल्टिक सी, साउथ में है जर्मनी, ठीक है। ये जर्मनी से ही सारी खाली जो अपनी बॉर्डर है वो शेयर करता है, ठीक है। डेनमार्क क्या करेगा, पहली ऐसी कंट्री बना है विच विल टैक्स लाइव स्टॉक फार्मर्स फ्रॉम 2030, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली जो 100 कंट्री है वो पैराग्वे बनी है, ठीक है। पैराग्वे जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 100 कंट्री बनी है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ बातें हो जाए, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इंडिया और फ्रेंच कॉपरेशन से फॉर्म हुई थी, ठीक है। इंडिया और फ्रेंच कॉपरेशन से ISA फॉर्म हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी कंट्रीज डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, जो भी डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करती है वो इस मुहिम का या इस इनिशिएटिव का हिस्सा हो सकती हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोलर एनर्जी को रिसीव करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। ये उनका एक एम है, ठीक है। और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बातें कि पैराग्वे जो है 100 कंट्री बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बनी थी विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, अंडर। और ये कब बनी थी, ये COP21 हो रहा था, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रहा था पेरिस में 2015 में, तब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है फॉर्म किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है राइजोटोप प्रोजेक्ट। राइजोटोप क्या प्रोजेक्ट है, इसमें राइनोस की जो हॉर्न्स होती हैं उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे जो राइनोस की पोचिंग है, राइनोस को जो हार्म पहुंचा रहे हैं, राइनोस को मार रहे हैं, उनकी तस्करी जो हो रही है, पोचिंग हो रही है, वो सब रुकेगा। और राइजोटोप प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो ये साउथ अफ्रीका का प्रोजेक्ट है, ये 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा राइजोटोप प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट है कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये एक म्यूचुअल कंसल्टेशन प्रोसेस है ऑन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। तो ये इसमें 12 मेंबर कंट्रीज हैं, सारी की सारी एशिया में, ठीक है। तो एशियन कंट्रीज जो कि इनकी मेंबर हैं, इनसे अगर एक दूसरे में जाते हैं, लोग जाते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन के, तो उनके सेफ पैसेज के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कोलंबो प्रोसेस जो है काम करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों बना है इस बार? क्योंकि इंडिया इस बार चेयर है कोलंबो प्रोसेस का, ठीक है। कोलंबो प्रोसेस हमने आपको बताया क्या है, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है जहाँ पे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की सेफ्टी की बात की जाती है, सेफ्टी और रेगुलेशन की बात की जाती है। इसमें 12 मेंबर कंट्रीज हैं एशिया से। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 और इवेंट्स देखे, इंटरनेशनल इवेंट्स देखे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या हुआ है, पैराग्वे जो बनी है वो 100th कंट्री बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली। राइजोटेप प्रोजेक्ट क्या है? ये साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत राइनोस की जो हॉर्न है उनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंजेक्ट किया जाएगा ताकि उनकी पोचिंग ना हो सके, उनकी किलिंग ना हो सके, उनकी तस्करी ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये म्यूचुअल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सेफ्टी रेगुलेशन के बारे में बात की जाएगी। इसमें 12 मेंबर कंट्रीज हैं और सारी की सारी एशिया से हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, कंबोडिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाली 10th कंट्री जो बनी है वो बनी है बेलारूस, ठीक है, बेलारूस। सबसे पहले इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेलारूस यहाँ पे है। ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये लतविया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लिथुआनिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है बेलारूस, पोलैंड के साथ कर रहा है और यूक्रेन के साथ कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये बेलारूस जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, बेलारूस जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बेलारूस ने क्या किया है? तो बेलारूस जो है 10th फुल मेंबर बना है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। 9th मेंबर कौन था? 9th मेंबर था ईरान, ठीक है। तो यूरेशियन कंट्री बेलारूस वाज एडमिटेड एज 10th फुल मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसीजन कब लिया गया? ये डिसीजन 24वीं मीटिंग में लिया गया। 24वीं मीटिंग जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि बेलारूस को इंक्लूड किया जाएगा एज 10th फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये मीटिंग हुई थी कजाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में ये हुई थी, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2001 में फॉर्म हुई थी बाय 5 कंट्रीज, जिनका जो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, जिसके बाद मेंबर्स बढ़ते चले गए थे, ठीक है। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 2017 में। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ही साथ में ज्वाइन किए थे 2017 में। ईरान एज 9th मेंबर ज्वाइन किया था 2023 में, और बेलारूस ने अभी ज्वाइन किया है 10th मेंबर 24 में, जैसा हम लोग ने देखा है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो बेलारूस बना है 10th मेंबर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। बेलारूस जो है एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करती है किससे? रशिया से, लतविया से, लिथुआनिया से, पोलैंड से और यूक्रेन से, ठीक है। इन 4-5 कंट्रीज से ये बेलारूस जो है बॉर्डर शेयर करता है। बेलारूस 10th मेंबर बना है। 9th मेंबर कौन बना था? ईरान बना था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 2001 में बना था। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया है, ईरान ने ज्वाइन किया है 23 में और बेलारूस ने ज्वाइन किया है 24 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है लेबनान इसराइल ब्लू लाइन बॉर्डर से रिलेटेड। तो लेबनान और इसराइल के बीच कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ठीक है, इसलिए ब्लू लाइन बनाई गई है, ठीक है। ब्लू लाइन जो है वो डिटरमिन करती है बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड इसराइल, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है अबाउट इंक्रीजिंग टेंशंस ऑन लेबनान इसराइल ब्लू लाइन बॉर्डर, ठीक है। ये इसराइल है यहाँ पे मैप में देखिए, और ये लेबनान है, इनके बीच की ये बाउंड्री है ब्लू लाइन बॉर्डर जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाई है, ठीक है। यही ऑफिशियल बॉर्डर अभी मान के
चला जाता है इजराइल और लेबनान के बीच, ठीक है। इसको ब्लू लाइन बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ब्लू लाइन डिटर्मिन्स बॉर्डर बिटवीन देम। दिस वाज डिटर्मिन्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2000। इट इज मेड ऑफ ब्लू बैरल्स, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू गोलन हाइट्स इन ईस्ट। गोलन हाइट्स कहाँ पे है? पहले ये सीरिया के अंडर थी, पर अब इन पे इसराइल का कब्जा है, ठीक है। इसराइल ने इनको एक्वायर कर लिया है, गोलन हाइट्स को, ठीक है। Its purpose was to confirm withdrawal of Israeli forces from south of Lebanon. It's worth noting that Blue Line is already also a learning ecosystem created by Staff College of United Nations System, ठीक है। खैर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है ब्लू लाइन बॉर्डर किससे किसके बीच है, तो लेबनान और इसराइल के बीच है ब्लू लाइन बॉर्डर, क्योंकि लेबनान और इसराइल के बीच कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, तो ब्लू लाइन बॉर्डर बना दिया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ये कब बनाया गया था? ये 2000 में बनाया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ऑलमोस्ट मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट में जो है मेडिटेरेनियन सी, उससे निकलते हुए गोलन हाइट्स ईस्ट तक है, ठीक है। ये गोलन हाइट्स है, यहाँ पे लगभग गोलन हाइट्स है, जो कि पहले सीरिया का था, ठीक है। उसके बाद इसराइल का हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लू लाइन बॉर्डर किसके किसके बीच ये बनाता है बॉर्डर, तो लेबनान और इसराइल के बीच। किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशंस ने फॉर्म किया है, कब? 2000 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है एस जयशंकर साहब ने इनॉग्रेट किया है इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन इन पोर्ट लुई। पोर्ट लुई यहाँ की मॉरिशस की कैपिटल है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंडशिप गार्डन कहाँ पे खोला गया है? मॉरिशस में खोला गया है, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंडशिप गार्डन कहाँ पे खोला गया है? तो मॉरिशस में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट है मास्को पीरो। मास्को पीरो क्या है? ये एक मिस्टीरियस ट्राइब है अमेजोन की, पेरुवियन अमेजोन की एक मिस्टीरियस ट्राइब है, ठीक है। ये इंडिजिनस मास्को पीरो ट्राइब है, जो कि वर्ल्ड से एकदम अलग थलग है, एकदम अकेले हैं, और जो कहाँ पे रहते हैं? रिमोट पेरुवियन अमेजोन में, ठीक है। अमेजोन आप जानते हैं, अमेजोन की जंगल साउथ अमेरिका में है। तो वो जो पेरुवियन अमेजोन है, जो पेरू में अमेजोन फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये रिजाइड करती है मास्को पीरो। ये नाम, ट्राइब का नाम याद रखिएगा, मास्को पीरो, ठीक है। ट्राइब का नाम क्या है? मास्को पीरो, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंडशिप गार्डन कहाँ पे खोला गया है? तो मॉरिशस में खोला गया है। और मास्को पीरो क्या है? ये पेरुवियन अमेजोन की ट्राइब है, पेरुवियन अमेजोन की बहुत ही आइसोलेटेड ट्राइब है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसका नाम है BGIIP, ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने मिलकर, ठीक है। मैनेज करेगा इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फंड कौन करेगा? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। क्या सेक्टर्स होंगे जिसमें काम होगा? तो अर्बन डेवलपमेंट में काम होगा, फूड प्रोडक्शन में काम होगा, और टूरिज्म पे काम होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत 15 आइलैंड्स को क्या किया गया है? 15 आइलैंड्स को सिलेक्ट किया गया है, जैसे बेलीज, केप वर्डे, कोमोरोस, क्यूबा, मालदीव्स, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, पलाओ, पापुआ न्यू गिनी, सेंट लूसिया, समोआ, सेशल्स, टिमोर लेस्ट, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और वनातू, ठीक है। ये 15 आइलैंड्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। तो याद रखना है इसको आपको कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट, मैनेज और फंड किया है। कौन कौन? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। कितने आइलैंड्स हैं? 15 आइलैंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया गया है यूएसए में ये लॉन्च किया गया है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? कौन सी कंट्रीज ने लॉन्च किया है मिलके? तो लॉन्च किया है इंडिया ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने, यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पांचों कंट्रीज और कॉन्टिनेंट के या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होगा? बिल्डिंग अ रेजिलिएंट सप्लाई चेन इन बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ठीक है। तो जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है या बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो मेजरली डिपेंडेंट है रशिया पे। तो चाइना से, चाइना को डीलिंग करने के लिए, अपनी सप्लाई चेन से डीलिंक करने के लिए, ताकि कोविड जैसी सिचुएशन अगर आती है तो उसको आराम से डील किया जा सके, इस चीज़ के लिए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे लॉन्च किया है? यूएसए में लॉन्च हुआ है, ठीक है। यूएसए में लॉन्च किया गया है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया यूएसए में। और कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे इन्फॉर्मेशन। तो ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा, जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्शन और टूरिज्म में काम किया जाएगा। टोटल आइलैंड पार्टिसिपेशन जो करेंगे अपना, वो 15 है, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ये किसने बनाया है? तो ये यूएसए में बनाया गया है। किसने मिलकर बनाया है? इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसमें रेजिलियंट सप्लाई चेन बिल्ड करने की बात करी गई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनेन्को से रिलेटेड। तो ये रशियन के कॉस्मोनॉट हैं, रशिया के कॉस्मोनॉट हैं ओलेग कोनेन्को। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 1000 दिन स्पेस में स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये इस स्पेस में लगभग 1000 दिन रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, ओलेग कोनेन्को, ठीक है। ये रशिया से आते हैं, ठीक है। कितने दिन का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है? 1000 दिन का रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में व्यतीत करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी इंफॉर्मेशन आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड। आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या होता है? पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन और आउटर स्पेस ट्रीटी के अंतर्गत आता है आर्टेमिस अकॉर्ड्स, ठीक है। तो पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस में जो एक्सप्लोरेशन है वहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग ना की जाए, कोई लीथल रॉकेट्स ना लॉन्च किए जाए, इसलिए ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स एक प्रिंसिपल है एक तरीके का, जहाँ पे लोग कंट्रीज़ को ये क्या करता है, कंट्रीज़ मतलब प्रॉमिस करती हैं या वॉलंटियर करती हैं कि जो भी स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेस है, वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, कोई भी ऐसी टेस्टिंग नहीं की जाएगी जिससे कि ह्यूमन पे या स्पेस में कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो मतलब मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस ना हो, मोटा मोटा मतलब ये है, ठीक है। अकॉर्ड का नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड। सब सिग्नेटरीज कौन है लेटेस्ट? तो लेटेस्ट सिग्नेटरीज हैं पेरू और स्लोवाकिया। पेरू और स्लोवाकिया जो है लेटेस्ट सिग्नेटरीज हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स के, ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स 2020 में ओपन किया गया था साइन के लिए, ठीक है। 8 फाउंडरिंग कंट्रीज हैं इसकी, ठीक है। लेटेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं पेरू और स्लोवाकिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो अर्थ केयर मिशन से रिलेटेड है। अर्थ केयर मिशन किसकी इनिशिएटिव है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा की जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत क्या होगा? अर्थ क्लाउड एरोसॉल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर है ये, ठीक है। अर्थ केयर क्या है? ये एक एक्सरसाइज है या एक मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का, जिसके अंतर्गत जो बताएगा हमें कि क्लाउड्स हैं, एरोसॉल्स हैं और रेडिएशंस हैं, वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उनके इंटरैक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसका नाम है अर्थ केयर मिशन, याद रखिएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं जो बातें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनेन्को ने 1000 दिन स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। पेरू और स्लोवाकिया ने ज्वाइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। और अर्थ केयर मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान एरोस्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन, जहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरैक्शन बिटवीन क्लाउड्स, एरोसॉल्स एंड रेडिएशंस। नेक्स्ट न्यूज़ है ओपेक से रिलेटेड। तो ओपेक प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कहा है कि ये अपना ऑयल प्रोडक्शन कट करेगा टू 2025, ठीक है। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जितनी भी कंट्रीज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं उनका एक संगठन है जो कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता घटाता रहता है, और इसी के बेसिस पे जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट है उसमें ऑयल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ओपेक ने अब ये डिसाइड किया है कि 2025 में वो अपने प्रोडक्शन कट करेगा, ठीक है। क्यों कट करेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका है, इसके रेट्स बहुत स्लो नीचे आ चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या करना पड़ रहा है, इन्हें लॉस झेलना पड़ रहा है, ठीक है। डिमांड भी कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट्स भी राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन अपना कट करेंगे 2025 में, ठीक है। अब हम लोग और ओपेक के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। याद रखिएगा कीवीज, ठीक है। KIVIS कीवीज। के से कुवैत, आई से ईरान, वी से वेनेजुला, आई से इराक और एस से सऊदी अरेबिया। तो इन 5 कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया था, ओपेक बनाया था 1960 में, ठीक है। 1960 में ये बनाया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए, आप क्या तकलीफ उठाएंगे। इसका हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। वियना जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, वहाँ पे है। करेंट OPEC मेंबर्स कौन है जो अब बढ़ गए हैं, कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, कॉन्गो है, इक्वाटोरियल गिनी है, गेबोन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है, UAE है और वेनेजुला है। ये कुछ मेंबर्स हैं ओपेक के, ठीक है। ओपेक प्लस क्या है, ये फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। 2016 में क्या हुआ था,
बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइसेस डाउन हो गए थे, गिर गए थे, स्लैश्ड हो गए थे, जिसकी वजह से ओपेक प्लस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ड्रामेटिक ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस, ठीक है। नॉन ओपेक मेंबर्स कौन कौन से हैं, मतलब ओपेक फॉर्मेशन के बाद ओपेक प्लस नॉन ओपेक फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, इसमें अजरबैजान थे, बहरीन थे, ब्रुनोए थे, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान, सूडान और ओमान, ठीक है। तो ये ओपेक प्लस वाले हैं, ठीक है, ये ओपेक प्लस वाले हैं, ये वाले कंट्रीज हैं, ठीक है, और ये ओपेक की कंट्रीज है, ये ओपेक प्लस है और ये ओपेक कंट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट है ईयू का नेचर रेस्टोरेशन प्लान। तो आपको याद रखना है नेचर रेस्टोरेशन प्लान किसका है, तो ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, ठीक है, विच इज पार्ट ऑफ यूरोपियन ग्रीन डील, ठीक है। इनका गोल क्या है, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस बाय 2050, ठीक है। जैसे इंडिया का गोल है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2070, इनका मिशन है बाय 2050, 20 साल पहले से, ठीक है। तो याद रखना है नेचर रेस्टोरेशन प्लान किसका इनिशिएटिव है, तो ये यूरोपियन यूनियन की इनिशिएटिव है। एक बार फिर से देख लेते हैं जो जो पढ़ा है हमने। ओपेक ने क्या किया है, एक्सटेंड कर ओपन बोला है कि अपने ऑयल प्रोडक्शन कट्स कैरी करेगा 2025 में। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। कब बना था, 1960 में बना था। ओपेक मेंबर्स आप देख लीजिएगा, ओपेक फॉर्मेशन 2016 में हुआ था, और ओपेक प्लस के मेंबर्स देख लीजिएगा। नेचर रेस्टोरेशन प्लान किसका है, ईयू का है। इनका गोल क्या है, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बाय 2050। नेक्स्ट न्यूज़ है इराक से रिलेटेड। तो इराक में एक मिशन था, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन इन इराक, ठीक है, यूनामी, जिसका नाम है यूनामी। ये क्या हो रहा है, ये एंड हो रहा है December 31, 2025 को, इसलिए इराक जो है न्यूज़ में था, ठीक है। इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद है, याद रखिएगा इराक की कैपिटल। जोग्राफिकल लोकेशन हम देख लेते हैं, ये इराक है, ठीक है, ये इराक है। इराक के नॉर्थ वेस्ट में है सीरिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में है सीरिया। साउथ में क्या है, साउथ वेस्ट में है सऊदी अरेबिया, साउथ वेस्ट में है सऊदी अरेबिया। साउथ ईस्ट में है कुवैत सिटी, ये देखिए कुवैत सिटी यहाँ पे छोटी सी है। ईस्ट में है ईरान, ईस्ट में है ईरान, और नॉर्थ में है टर्की, ठीक है, नॉर्थ में है क्या, टर्की। तो ये आप इसका याद रखिएगा कि इराक से कौन कौन कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो इराक में जोग्राफिकल लोकेशन हमने देखी, बॉर्डर कौन कौन करता है, तुर्की, मतलब नया नाम है टर्की का, तुर्की नॉर्थ में है, ईरान ईस्ट में है, सीरिया एंड जॉर्डन वेस्ट में है। अच्छा जॉर्डन भी है यहाँ पे, हाँ ये जॉर्डन है, ये जॉर्डन है, ठीक है, ये जॉर्डन है यहाँ पे, ये जॉर्डन है, देखिए, ठीक है, ये जॉर्डन है यहाँ पे। जॉर्डन और सीरिया वेस्ट में, जॉर्डन और सीरिया, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन और सीरिया वेस्ट में। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, जॉर्डन और सीरिया, ये सीरिया है, ठीक है, ये सीरिया है, और ये जॉर्डन है, ठीक है, ये पूरा जो बाउंड्री है ये जॉर्डन के साथ है, ठीक है, जॉर्डन है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है, और कुवैत है, ये हमने देखा, ठीक है। हमारी टाइम बाउंड्री है इसकी पर्शियन गल्फ के साथ, ये है पर्शियन गल्फ। मेजर माउंटेन्स है यहाँ पे, याद रखिएगा, माउंट सिंजर और माउंट जयोस, ठीक है, माउंट जयोस। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ पे, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। लेक्स हैं यहाँ पे, हबानिया, राजा और मिली लेक, ठीक है, ये सब मैन मेड है, याद रखिएगा। लेक्स भी कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। ये यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन हो गई, और यहाँ पे करेंट न्यूज़ हो गई इराक को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्लोवेनिया से रिलेटेड। तो स्लोवेनिया ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को, ठीक है, पैलेस्टीन और इसराइल को लेके आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पॉलिटिकल टेररिज्म मचा हुआ है। कभी कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कितनी जानें जा रही हैं, ठीक है, कितना ह्यूमैनिटी पे लॉस हो रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। इसके बीच क्या हुआ है, स्लोवेनिया ने अनाउंस किया है कि वो पैलेस्टीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है, एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेगी। इससे पहले नॉर्वे और आयरलैंड ने भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया है, पैलेस्टीन को कंट्री का दर्जा दिया है, ठीक है। तो पैलेस्टीन के टोटल रिकॉग्निशन हो गए हैं 147 कंट्रीज। पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाले जो कंट्रीज हैं टोटल, वो 147 कंट्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये मतलब नहीं है कि स्लोवेनिया ने क्या किया। हम देख लेते हैं स्लोवेनिया की एक जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। ये स्लोवेनिया है, ये सदर्न यूरोप में है, याद रखिएगा सदर्न यूरोप में है। इसके वेस्ट में है इटली, इसके वेस्ट में कहाँ है, ये देखिए इटली दिख रहा है ना आपको, इटली, ठीक है। नॉर्थ में है ऑस्ट्रिया, ठीक है, नॉर्थ में है ऑस्ट्रिया। नॉर्थ ईस्ट में है हंगरी, नॉर्थ ईस्ट में है हंगरी। साउथ ईस्ट में है क्रोशिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया नॉर्थ में, अगर हम क्लॉकवाइज देखें, ऑस्ट्रिया नॉर्थ में, ईस्ट में हंगरी,
साउथ ईस्ट में क्रोएशिया और वेस्ट में है इटली, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपनी मैरीटाइम बाउंड्री एड्रियाटिक सी से शेयर करता है, ठीक है, एड्रियाटिक सी से शेयर करता है, ठीक है, याद रखिएगा एड्रियाटिक सी भी है यहाँ पे, ठीक है। ये इटली है, ये ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है, ये क्रोएशिया है, ठीक है। यहाँ का हाईएस्ट पीक है माउंट ट्रिग्लेव, ठीक है, माउंट ट्रिग्लेव हाईएस्ट पीक है स्लोवेनिया की। और यहाँ पे लेक है लेक ब्लेड यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, जिसको ज्वेल ऑफ जूलियन एल्प्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ज्वेल ऑफ जूलियन एल्प्स, ठीक है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने अपनी कम्युनिटी को, अपनी पॉपुलेशन को इवैक्यूएट किया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक आइलैंड है जो कि डूब चुका है पूरी तरीके से, तो वहाँ से इन्होंने अपनी जो भी इनके नेशनल्स हैं, पनामा के नेशनल्स हैं, उनको इवैक्यूएट किया है और दूसरी जगहों पे रिहैबिलिटेट किया है, ठीक है। तो ये पहली ऐसी कंट्री बनी है टू इवैक्यूएट एन आइलैंड कम्युनिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वो आइलैंड डूब चुका है, इसकी वजह से आइलैंड कम्युनिटी को वहाँ से इवैक्यूएट करके कहीं और रिहैबिलिटेट किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई करेंट अफेयर्स। अब हम लोग इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो जो पनामा है ये सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है, ये है देखिए सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। यहाँ पे पनामा इस्थमस है, आप जानते होंगे, जो कि कनेक्ट करता है किसको, कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन से। इस साइड पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, ठीक है, पनामा कैनाल है यहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है पनामा से, तो ऊपर है नॉर्थ में कोस्टा रिका है, साउथ में कौन सा है, साउथ में है पैसिफिक ओशन, ठीक है, साउथ में है सॉरी कोलंबिया, ये कोलंबिया, ये देखिए ये कोलंबिया है, ठीक है, ये पूरा है कोलंबिया है, ये पूरी कोलंबिया है, ठीक है। साउथ में नॉर्थ में कोस्टा रिका है, साउथ में कोलंबिया है। मैरीटाइम बाउंड्रीज हमने देखी, कैरेबियन सी से शेयर करती हैं, और पैसिफिक ओशन साउथ में, ठीक है, साउथ में पैसिफिक ओशन, ये यहाँ पे, ठीक है। नोटेबल फीचर्स का पनामा कनाल है यहाँ पे। मेजर रिवर्स हैं रियो चार्ल्स और रियो चेपो, ठीक है, रियो चार्ल्स और रियो चेपो यहाँ की फेमस रिवर्स हैं। मेजर माउंटेन रेंज कौन सी है, कॉर्डेलरास सेंट्रल, ठीक है, कॉर्डेलरास सेंट्रल यहाँ की मेजर माउंटेन रेंज है। लैंग्वेज यहाँ की है स्पेनिश, और हाईएस्ट पीक है यहाँ की बारू वोल्केनो, ठीक है, बारू वोल्केनो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी थाईलैंड से रिलेटेड। तो थाईलैंड की सीनेट, जैसे यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट है वैसे थाईलैंड में सीनेट होती है। तो वहाँ पे थाईलैंड की पार्लियामेंट या थाईलैंड की सीनेट ने अप्रूव किया है किसको, लीगलाइजिंग गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है, ठीक है, गे मैरिज को लीगलाइज करने के लिए बिल अप्रूव कर दिया गया है थाईलैंड में, ठीक है। समलैंगिक विवाह को कानूनन मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो अब वो इलीगल नहीं होगा गे मैरिज थाईलैंड में, ठीक है। तो ये करने वाला जो थाईलैंड है, ये एशिया में थर्ड कंट्री बनी है, ठीक है। थाईलैंड बिकम्स थर्ड कंट्री इन एशिया टू रिकॉग्नाइज गे कपल्स, ठीक है, गे कपल्स आफ्टर नेपाल एंड ताइवान। तो नेपाल और ताइवान में गे मैरिज अलाउड है, और थर्ड कंट्री बनी है थाईलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। साथ ही साथ एक और न्यूज़ है थाईलैंड से रिलेटेड। तो थाईलैंड ने एक्सटेंड किया था वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस और ताइवानीज टूरिस्ट, ठीक है। तो इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा एंट्री करने वाली जो कंट्री थी वो थाईलैंड थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि बिना जियोग्राफिकल लोकेशन के आईआर पढ़ना बेकार है। कैपिटल क्या है थाईलैंड की, तो बैंकॉक है। बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, देखते हैं हम लोग। वेस्ट और नॉर्थ में है म्यांमार, ये देखिए ये पूरी म्यांमार है यहाँ पे, वेस्ट और नॉर्थ में, यहाँ ये पूरी बाउंड्री है इसकी। ईस्ट में है लाओ, ठीक है, इसको लाओस नहीं बोलते, लाओ बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका लाओ है, ठीक है। साउथ ईस्ट में है कंबोडिया, और साउथ में है मलेशिया। ये चार कंट्रीज से ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, म्यांमार, लाओ, कंबोडिया और मलेशिया। कोस्ट लाइन इनकी है लगभग 3200 किलोमीटर की, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड अंडमान सी से, ठीक है। ये देखिए पूरा हरा हरा, ये भी थाईलैंड ही है, ठीक है, ये पूरा ग्रीन पोर्शन भी थाईलैंड है, और इस तरफ ये देखिए अंडमान सी है, तो अंडमान सी से भी शेयर करती है अपनी कोस्ट लाइन, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इनसे भी शेयर करती है। इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे चाओ फ्राया, मेकोंग, पिंग, नानयोम और वाइंग, ठीक है। चाओ फ्राया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चाओ फ्राया और मेकोंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। तो थाईलैंड ने क्या किया है, गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया है, थर्ड कंट्री बनी है। कैपिटल इसकी बैंकॉक है। बॉर्डर ये शेयर करती है म्यांमार, लाओ, कंबोडिया और मलेशिया के साथ। मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी के साथ। हाईएस्ट पॉइंट है इसका दोई इंथनॉन, ठीक है, दोई इंथानन, ठीक है। और मेजर रिवर्स हैं चाओ फ्राया, मेकोंग।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी यूक्रेन से। तो यूक्रेन ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स। ठीक है, अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा यूक्रेन ने लॉन्च किया है। यूक्रेन स्टैब्लिशेस अनमैन्ड सिस्टम फोर्स। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। ये कीव में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा? ऑब्वियसली अनमैन्ड फोर्स है तो कैपेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी, वॉरफेयर अच्छा हो जाएगा अक्रॉस एयर, सी एंड लैंड डोमेन्स। ठीक है, ये तो हुई यूक्रेन के करंट अफेयर्स की बात की। यूक्रेन ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स। अब देख लेते हैं यूक्रेन की जोग्राफिकल लोकेशन। तो यूक्रेन अपनी बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में बेलारूस के साथ। ठीक है, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। ईस्ट में तो रशिया ही होगी क्योंकि इन दोनों के बीच काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है या पॉलिटिकल खींचतान चल रही है। ठीक है, पॉलिटिकल किकबैक्स काफ़ी चल रहे हैं इनके यहाँ, और आए दिन रशिया कुछ ना कुछ इनका पार्ट ले ही ले रहा है। ठीक है, एक अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी, इन्होंने भी कुछ पार्ट रशिया का एक ले लिया है। ठीक है, तो ये जो डोनेस्क है, लुहांस्क रीजन है, ये सब क्या है? ऑलमोस्ट रशिया के अंडर कंट्रोल में आ गए अब। ठीक है, 2014 में रशिया ने क्रिमिया पे भी कंट्रोल कर लिया था, जो कि ये भी माना जा रहा था कि इनकी नेटो से नज़दीकी है, जिसकी वजह से रशिया जो है इंस्टिगेट हुआ है। ठीक है, तो ये सब खैर हमारी पॉलिटिकल बातें हैं। जोग्राफिकल में हम लोगों को देखना है रशियन फेडरेशन ईस्ट में है। ठीक है, रशियन फेडरेशन फिर ईस्ट में है, फिर ये साउथ में मोल्डोवा है, साउथ ईस्ट में, और साउथ में क्या है? रोमेनिया है। साउथ वेस्ट में हंगरी है, वेस्ट में स्लोवाकिया है, एक और वेस्ट में एक और बॉर्डर शेयर करता है पोलैंड है। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स हैं रशिया नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, बेलारूस नॉर्थ, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी वेस्ट, रोमेनिया और मोल्डोवा साउथ वेस्ट। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है होवेरला। ठीक है, होवेरला जो है हाईएस्ट पॉइंट है यूक्रेन का। यूक्रेन की मेजर रिवर्स कौन सी है? नाइपर, नाइस्टर, सदर्नबर्ग और डेजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाइपर और नाइस्टर, ये यूक्रेन की मेजर रिवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने जोग्राफिकल लोकेशन देख ली। करंट अफेयर्स में ये देख लिया कि यूक्रेन जो है फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स लॉन्च कर रहा है। यूक्रेन जो है मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है सी ऑफ अजोव के साथ और ब्लैक सी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये है क्रिमियन पेनिनसुला। ठीक है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो साउथ कोरिया जो कंट्री है उन्होंने अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च की है। तो आपसे यही पूछा जाएगा डायरेक्ट कि किस कंट्री ने अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च की है? तो याद रखना है आपको साउथ कोरिया। इसका नाम होगा कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, नासा है यूएस की, जाक्सा है जापान की, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, इस तरह साउथ कोरिया ने भी अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च की है। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री बनी है जिन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ अगर किसी को मिलिट्री में सर्व करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न ही हो, वो नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी नॉन सिटीज़न चाहे तो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री में वो सर्व कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कोई भी नॉन ऑस्ट्रेलियन भी ऑस्ट्रेलियन आर्मी में या ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेज में सर्व कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, एक एग्रीमेंट हुआ है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इससे पहले ये एग्रीमेंट यूएसए के साथ हो चुका है। ठीक है, इंडिया और रशिया में ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ठीक है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? तो रशिया के साथ साइन हुआ है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी इन्फॉर्मेशन अरब लीग समिट से रिलेटेड। तो अरब लीग समिट अभी हाल ही में इसका कॉन्फ्रेंस, इसकी समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ पे? मनामा, बहरीन में। ठीक है, बहरीन की कैपिटल है मनामा, वहाँ पे हुई थी। ठीक है, अरब लीग कब फॉर्म हुई थी? 1945 में हुई थी। 22 मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर्स है इसकी कायरो इजिप्ट में। ठीक है, कायरो इजिप्ट में इसकी हेडक्वार्टर्स है अरब लीग समिट की, याद रखिएगा। अब यहाँ पे याद रखते हैं कि कौन कौन सी मेजर कंट्रीज हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट या एज अ कंट्री। तो हमने देखा था अभी पीछे की स्लोवेनिया ने किया है, यहाँ पे देखिए नॉर्वे ने किया है, स्पेन ने किया है और आयरलैंड ने किया है। ठीक है, तो ये 22 मई 2024 तक की न्यूज़ थी। ठीक है, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को एज अ पैलेस्टीनियन स्टेट, जबकि इजराइल डिनाई करता रहा है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है अपना स्पेस एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया ने ओपन किए हैं अपनी मिलिट्री, अपनी डिफेंस फोर्सेस नॉन सिटीजन्स के लिए। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच। अरब लीग समिट हुई है मनामा, बहरीन में। ये फॉर्म हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर्स है कायरो इजिप्ट में। रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट बाय नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ है DACS प्लांट से रिलेटेड। तो ये जो DACS प्लांट है, डैक्स प्लांट है, ये आइसलैंड में लोकेटेड है। इसका फंक्शन क्या है, ये CO2 को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम एयर, ठीक है। तो ये बहुत ही इन्वायरमेंटली इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्लांट है जो कि CO2 को एटमॉस्फेयर से, एयर से एक्सट्रैक्ट करता है और अंडरग्राउंड स्टोर कर देता है एज अ रॉक, ठीक है। ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका फंक्शन। ये CO2 एक्सट्रैक्ट करता है एयर से, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है हमारी, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या एक्सट्रैक्ट करता है और उसको रॉक के जैसे अंडरग्राउंड में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसा काम करने वाला ये प्लांट कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा आइसलैंड में स्थित है, ठीक है। ये क्लाइमवर्क्स AGA कंपनी है, उनका ये डैक्स प्लांट है, DACS प्लांट है, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट करता है CO2 को और क्या करता है फिर अंडरग्राउंड स्टोर करता है एज अ रॉक, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है WHO सर्टिफिकेशन दिया है HIV और सिफिलिस से रिलेटेड। किन किन कंट्रीज़ को ये EMTCT का सर्टिफिकेशन मिला है, तो बेलीज को मिला है, जमाइका को मिला है, सेंट विंसेंट को मिला है और सेंट विंसेंट एंड जेराडियंस को मिला है, ठीक है। ये कुल मिला के एक कंट्री है, सेंट विंसेंट एंड जेराडियंस, ठीक है, जमाइका, बेलीज को। सर्टिफिकेशन क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है सर्टिफिकेशन के लिए, तो लेस देन 5% मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन रेट, 90% एंटीनेटल केयर एंड ट्रीटमेंट कवरेज, 50 कंजेनाइटल सिफिलिस केसेस अपॉन, मतलब 1 लाख में 50 कंजेनाइटल सिफिलिस केसेस होने चाहिए और लेस देन 500 HIV केसेस होने चाहिए पर लाख लाइव बर्थ, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन मिल गया इनको, EMTCT का सर्टिफिकेशन, किसको, बेलीज को, जमाइका को, सेंट विंसेंट को और जेराडियंस को, ठीक है, याद रखिएगा WHO ने ये प्रमाणित किया है। नेक्स्ट है GTEx 2024। GTEx क्या है, तो ये ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन 2024 है। ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन 2024 कहाँ पे लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई UAE में ये ऑर्गेनाइज किया गया था ये एग्जीबिशन, ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन नाम का एक एग्जीबिशन था जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में जिसका ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका समारोह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई UAE में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया ईरान चाहबार पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो 10 साल का बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बना है इंडिया के बीच और ईरान के बीच फॉर शाहिद बेहिस्ती पोर्ट टर्मिनल इन चाहबार पोर्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शाहिद बेहिस्ती पोर्ट टर्मिनल कहाँ पे है, चाबहार पोर्ट में है। चाबहार पोर्ट कहाँ है, ये ईरान में है, ठीक है। ये किसके बगल में है, अगर आप मैप देखेंगे, हम यहाँ पे मैप लगाना भूल गए, तो मैप अगर आप देखेंगे तो ग्वादार एयरपोर्ट, ग्वादार पोर्ट है, ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान में है जहाँ से चाइना ऑपरेट करता है। उसके बहुत ही नज़दीक है चाबहार पोर्ट, जहाँ से ईरान ने क्या किया, 10 साल का बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहाँ पे शाहिद बेहिस्ती पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान की फतेह 2 रॉकेट टेस्ट। तो पाकिस्तान ने अपना सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है फतेह 2 प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ठीक है। तो ईरान की ये मिसाइल है फतेह 2, ठीक है, सॉरी ईरान की ये क्या है, रॉकेट है फतेह 2, याद, सॉरी पाकिस्तान की है ये रॉकेट फतेह 2, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डैक्स एक प्लांट है जो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है CO2 फ्रॉम एयर एंड स्टोर्स इट एज रॉक अंडरग्राउंड। ये कहाँ पे है, ये आइसलैंड में है। WHO ने सर्टिफाई किया है EMTCT ऑफ HIV एंड सिफिलिस। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बेलीज, जमाइका, सेंट विंसेंट एंड जेराडियंस। GTEx मतलब ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ है, दुबई UAE में हुआ है। इंडिया ईरान चाहबार पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 10 साल के लिए। शाहिद बेहिस्ती पोर्ट टर्मिनल डेवलप किए जाएंगे। फतेह 2 कहाँ की रॉकेट है, पाकिस्तान का रॉकेट है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आसियान फ्यूचर फोरम से रिलेटेड। तो आसियान फ्यूचर फोरम का भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका पर्पस था जो भी आइडियाज़ है, पॉलिसी रिकमेंडेशन है, आपस में शेयरिंग हो, ठीक है। आसियान फ्यूचर फोरम का प्रपोज किसने किया था कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो इसको वियतनाम ने प्रपोज किया था, याद रखिएगा। ये जो स्पॉन्सर किया था या प्रपोज किया था वियतनाम ने किया था 43rd एशियन समिट 2023 में। तो वियतनाम ने ही इसको प्रपोज किया था, इसीलिए सबने बोला कि भैया आप ही पहला फोरम इसको ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। तो पहला फोरम आसियान फ्यूचर फोरम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, हनोई वियतनाम में किया गया था, ठीक है, हनोई वियतनाम में किया गया था। आसियान के फाउंडर मेंबर्स कौन है ये देख लेते हैं। तो आसियान के फाउंडर मेंबर्स थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 मेंबर्स जो थे ये क्या थे, ये आसियान के फाउंडर मेंबर्स थे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा MPIST से रिलेटेड, ठीक है, MTIPS, ठीक है, MTIPS ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन, M से मलेशिया, T से थाईलैंड,
आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस और एस से सिंगापुर, ठीक है। एम पिट्स, ठीक है, एम टिप्स या एम पिट्स कैसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। फिर करेंट मेंबर्स और हो गए, तो 10 मेंबर्स हो गए हैं। कौन कौन? ब्रुनोए, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है। तो आसियान फ्यूचर फोरम कहाँ पे किया, ऑर्गेनाइज किया गया था? तो वियतनाम में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है G7 समिट हुई है, समिट होगी, वहाँ पे इनवाइट किया गया है इंडिया को, ठीक है। ये कहाँ पे होगी? ये अपूलिया इटली में होगी, ठीक है। अपूलिया इटली में ये ऑर्गेनाइज की जाएगी G7 समिट, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन है G7 के? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ठीक है, याद रखना है। इसमें पहले रशिया भी आता था, पर 2014 में जब उन्होंने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया था, क्रीमियन ऑक्यूपेशन के बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था G8 की मेंबरशिप से, फिर ये G7 कहलाते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट है, इराक ने पास किया है एंटी LGBTQ लॉ। तो ईरान ने क्या किया है? क्रिमिनलाइज कर दिया है होमोसेक्सुअल रिलेशंस को, बस इतना याद रखिएगा। ईरान ने क्या किया है? एंटी LGBTQ लॉ पास किया है, जो कि क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअल रिलेशंस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। एशियन फ्यूचर फोरम किसने प्रपोज किया था? वियतनाम ने प्रपोज किया था 43rd एशियन समिट में, इसीलिए जो पहला फोरम था वो ऑर्गेनाइज किया गया था वियतनाम द्वारा। जो आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हैं एम पिट्स या एम टिप्स, एम से मलेशिया, टी से थाईलैंड, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस और एस से सिंगापुर। बाकी 10 और कंट्रीज हैं, ब्रुनोए, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। 5 ये हो गई, 5 ये हो गई। जी समिट में इनविटेशन मिला है इंडिया को। कहाँ पे हो रहा है जी समिट? अपूलिया इटली में हो रहा है। G7 के मेंबर्स कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ठीक है। इराक ने पास किया है एंटी LGBTQ लॉ, जो कि क्रिमिनलाइज करेगा होमोसेक्सुअल रिलेशंस। नेक्स्ट न्यूज़ है श्रीलंका के मटाला एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो श्रीलंका का जो एयरपोर्ट है मटाला एयरपोर्ट, इसका मैनेजमेंट इंडियन और रशियन कंपनी मिलके करेंगी, ठीक है। इंडियन और रशियन कंपनी मिलके मटाला एयरपोर्ट का मैनेजमेंट करेंगी फॉर 30 ईयर्स, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा एयरपोर्ट है? मटाला एयरपोर्ट है, जिसका मैनेजमेंट कौन देखेगा? इंडियन और रशियन कंपनी दोनों मिलके जॉइंट मैनेजमेंट देखेंगी 30 साल के लिए। ये कहाँ है ये एयरपोर्ट? तो श्रीलंका में ये एयरपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना का शेंजू 18 मिशन। चाइना का शेंजू जो 18 मिशन है ये क्या करेगा? ये मून पे भेजने की तैयारी कर रहा है एस्ट्रोनॉट्स को बाय 2030, ठीक है, याद रखिएगा। शेंजाओ 18 मिशन का पर्पस क्या है? टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू मून बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट है ईरान के कामिकाज़ ड्रोन्स, ठीक है। कामिकाज़ ड्रोन्स ईरान के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ईरान के जो ड्रोन्स हैं कामिकाज़ ड्रोन्स हैं, ये बहुत न्यूज़ में थे क्योंकि ये सुसाइड ड्रोन्स हैं, ठीक है। ये सुसाइड ड्रोन्स हैं, डिज़ाइन फॉर टारगेटेड स्ट्राइक्स, ठीक है। तो ईरान के कामिकाज़ ड्रोन्स हैं। नेक्स्ट है दुबई का नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, जिसकी वजह से जो है जहाँ पे बन रहा है वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, जिसका नाम होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बन रहा है? तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई में ये बन रहा है, याद रखिएगा। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दुबई में लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। श्रीलंका का मटाला एयरपोर्ट का मैनेजमेंट इंडियन और रशियन जॉइंटली मैनेज करेंगे 30 साल के लिए। चाइना का शेंजू मिशन क्या करेगा? एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा मून पे बाय 2030। ईरान के ड्रोन्स का क्या नाम है? जो सुसाइडल ड्रोन्स हैं वो कामिकाज़ ड्रोन्स उनका नाम है। दुबई में एक सबसे बड़ा दुनिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल, लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरपोल ब्लू नोटिस से रिलेटेड, यहाँ पे आई होगा, मिस हो गया है। इंटरपोल की ब्लू नोटिस क्यों दी जाती है? टू सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इन कनेक्शन विद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इंटरपोल क्या करती है? ब्लू नोटिस सर्व करती है, ब्लू नोटिस जारी करती है, ठीक है। ये अभी हाल ही में इशू हुई थी, हमारे एक एब्सकॉन्डिंग MP हैं जो कि सेक्सुअल चार्जेस फेस कर रहे थे, साउथ के हैं, ठीक है। नाम क्या ले, रेवन्ना साहब है इनका नाम, ठीक है। इनकी काफ़ी, क्या बोले अब ये लोग हम लोग को रूल करते हैं, अब इनसे क्या ही बोला जाए, ठीक है। तो खैर बस यही याद रखिए कि MP साहब हैं और ये इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे हैं, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम इंटरपोल के बारे में देखें और इंटरपोल की ब्लू नोटिस के बारे में देखें। ब्लू नोटिस के बारे में देख लिया, किस लिए होती है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सीख करने के लिए।
इंटरपोल के बारे में देखते हैं। इंटरपोल स्टैब्लिश हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर्स है लियोन, फ्रांस में, ठीक है। लियोन, फ्रांस में हेडक्वार्टर्स है इंटरपोल का। 1956 में ये स्टैब्लिश की गई थी। मेंबर कंट्रीज 196 है। मेजर फंक्शंस हैं इसका काउंटर टेररिज्म, साइबर क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम। नेक्स्ट है ईयू ऐसा पहला लॉ बना है टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। ईयू पासिस फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस आप देख रहे हैं हर जगह बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने क्या लॉन्च किया है, एक लॉ लॉन्च किया है टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जिसमें क्या होगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूडेड है, फोर्स्ड मैरिज इंक्लूडेड है, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ऑनलाइन हैरेसमेंट। देखिए ऑनलाइन हैरेसमेंट तक इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। बहुत ही प्रोग्रेसिव लॉ है ये, ईयूज फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन ऐसी पहली इंस्टीट्यूशन बनी है जिन्होंने लॉन्च किया है लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। 27 कंट्रीज हैं, जिसमें से 19 कंट्रीज हैं वो यूरो यूज़ करती हैं एज देयर ऑफिशियल करेंसी, जबकि 8 मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी इंडिविजुअल करेंसीज यूज़ करती हैं, क्या, ठीक है। जो मतलब यूरो नहीं यूज़ करती हैं। यूरो यूज़ करने वाली सिर्फ 19 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया और स्वीडन ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरो नहीं यूज़ करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दुबई गेमिंग वीज़ा। यहाँ पे क्या हुआ था, ग्लोबल गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ग्लोबल गेमिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे किस लिए हुई थी, ग्लोबल गेमिंग हब बनाने के लिए 2023 में। कहाँ पे, दुबई में, ठीक है। तो दुबई को ग्लोबल गेमिंग हब बनाने के लिए एक क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, ग्लोबल गेमिंग हब बनाने के लिए दुबई में बाय 2033, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, गेम डेवलपर्स होंगे, डिज़ाइनर्स होंगे, प्रोग्रामर्स होंगे, कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, जो भी गेमिंग में अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, डिज़ाइनर करते हैं, ये सारी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। ये दुबई में होगा। नेक्स्ट है ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट, ठीक है, हाँ, जीपीआई प्रोजेक्ट। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का एक जॉइंट मिशन है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया जाएगा, ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर मिशन, ठीक है। ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट कौन कौन मिलकर लॉन्च किया है, जापान और यूएस, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशंस। इंटरपोल की ब्लू नोटिस सर्व हुई है। ब्लू नोटिस क्या करती है, सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन कनेक्शन विद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। किसी व्यक्ति पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ब्लू नोटिस सर्व की जाती है। इंटरपोल कब बना था, 1956, हेडक्वार्टर्स है लियोन, फ्रांस में, ठीक है। ईयू का पहला लॉ बना है टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट विमेन। ईयू में टोटल 27 कंट्रीज हैं, जिसमें 19 मेंबर कंट्रीज यूज़ करती हैं करेंसी एज यूरो, बाकी कंट्रीज नहीं करती हैं करेंसी एज यूरो। गेमिंग वीज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि दुबई में हुई थी, ठीक है। ये 2033 तक क्या करेंगे, दुबई को ग्लोबल गेमिंग हब बना लेंगे। नेक्स्ट है ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट। ये जापान और यूएस का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ने होस्ट किया है 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी के ऊपर कंसल्टेटिव मीटिंग होस्ट करने वाला 46th एडिशन जो किया गया है वो इंडिया में किया गया है। इसके ऑर्गेनाइजर कौन थे, इसके ऑर्गेनाइजर थे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ है आप बताइए हमको, ठीक है। अच्छा हम बता देते हैं गोवा में है, आप ये चेक कर लीजिएगा कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने ऑर्गेनाइज किया है कौन सी कंसल्टेटिव मीटिंग, तो 46 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा एडिशन, 46 एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होस्ट की है, ठीक है। एंटार्कटिक ट्रीटी कब आई थी, तो 1961 में आई थी, ठीक है। 1961 में एंटार्कटिक ट्रीटी आई थी। इंडिया ने 1983 में साइन किया था, ठीक है। इंडिया में 1983 में साइन किया था। और ये 46 एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये कोची केरला में ऑर्गेनाइज की गई थी, याद रखिएगा कोची केरला में ऑर्गेनाइज की गई थी। इससे पहले इंडिया ने लास्ट होस्ट किया था 2007 में अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को न्यू दिल्ली में इन 2007, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं है कि इंडिया होस्ट करे, इंडिया ऑलरेडी एक बार होस्ट कर चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्म क्या है, FARM, फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है, ये इक्वाडोर, इंडिया,
कीनिया, लाओ, फिलीपींस, यूरुग्वे एंड वियतनाम ने लॉन्च किया है मिलकर एक प्रोग्राम जिसका नाम है फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस पोल्यूशन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो खेती में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन होता है, उसको दूर करने के लिए फार्म नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया है कई कंट्रीज ने, 6-7 कंट्रीज ने मिलकर। कौन कौन है उसमें? इंडिया भी है, उसमें इक्वाडोर है, उसमें कीनिया है, लाओ है, फिलीपींस है, यूरुग्वे है और वियतनाम है। ये 6-7 कंट्रीज ने मिलकर फार्म लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी समिट से रिलेटेड। तो न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पे कंक्लूड हुई है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? ब्रसल्स, बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम है यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, यूरोप में एक कंट्री है। ठीक है, इसमें ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? टू हाईलाइट द रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूज। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए फॉसिल फ्यूल की जगह, इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, इन मुद्दों पे गहन चर्चा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे हुआ है? बेल्जियम में हुआ है, याद रखिएगा। G7 से रिलेटेड एक न्यूज़ है। G7 ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो कोल एग्जिट कर देगा बाय 2035। ठीक है, तो जो कोल बेयरिंग प्लांट्स हैं, जो भी थर्मल प्लांट्स हैं इनके, वो 2035 तक शट डाउन कर देगी G7 कंट्रीज। ठीक है, तो G7 कंट्रीज जितनी भी हैं वो उन्होंने बोला है 2035 तक जितने भी कोल रन थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको शट कर दिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो इंडिया ने होस्ट किया है 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। कौन ऑर्गेनाइजर था? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। अंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुई थी 1961 में, फोर्स में आई थी 1961 में, इंडिया ने साइन किया था 1983 में। ये मीटिंग हुई थी कोची में। इससे पहले 2007 में ऑलरेडी एक बार इंडिया होस्ट कर चुकी है ऐसी मीटिंग, कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन अंटार्क्टिक ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट है फार्म, जो कि एक प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया है इक्वाडोर, इंडिया, केनिया, लाओ, फिलीपींस, यूरुग्वे और वियतनाम द्वारा टू एड्रेस पोल्यूशन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी समिट। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ब्रसल्स, बेल्जियम में। 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। G7 ने अनाउंस किया है कि 2035 तक वो 2035 तक वो सारे कोल रन थर्मल प्लांट्स शट कर देगी। नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो अपना पहला लूनर मिशन ICube-Q, ठीक है, ICube-Q लॉन्च करेगी ऑन चाइनाज चांग मिशन, चेंज मिशन। ठीक है, चेंज 6 मिशन जो चाइना का है उसके ऊपर अपना लूनर मिशन लॉन्च करेगी ICube-Q। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान अपना पहला लूनर मिशन लॉन्च करेगी जिसका नाम है ICube-Q। ये जाके मून के अनसीन पार्ट से वहाँ पे रॉक सैंपल्स और सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है 5 आइज नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अभी हाल ही में इंडिया के ऊपर एस्पिनाज ऑपरेशंस के एलिगेशन लगे थे। ठीक है, तो एस्पिनाज क्या होता है? खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, ये होता है एस्पिनाज करना। ठीक है, किसी के ऊपर बहुत टैब रखना, सर्वेलेंस करना इलीगली, ये होता है एस्पिनाज। ठीक है, तो कनाडा ने बोला था कि इंडिया जो है एस्पिनाज ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल खींचतान बैकलैश हुई थी एक दूसरे कंट्रीज में एक दूसरे को लेके। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने डिनाई किया था कि ऐसे कोई ऑपरेशंस इंडिया नहीं रन कर रहा है। ठीक है, तो 5 नेटवर्क्स कंट्रीज में कौन कौन है? ये क्या है? ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए। ये कब आई थी? ये यूके यूएसए एग्रीमेंट 1946 के अंतर्गत आई थी। 5 आइज नेटवर्क, 5 आंखों का नेटवर्क। कौन कौन सी आंख है? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है और यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट है मेक्सिको से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल मिला है, टैम जे ब्लू होल, चेटुमल गल्फ मेक्सिको में। ठीक है, चेटुमल गल्फ मेक्सिको में दुनिया का डीपेस्ट ब्लू होल मिला है। नेक्स्ट है जीरो डेब्री चार्टर। ठीक है, जीरो डेब्री चार्टर 12 कंट्रीज और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर साइन किया है जीरो डेब्री चार्टर। ठीक है, तो ठीक है, जो भी हमारे स्पेस में रॉकेट्स छूट जाते हैं, कोई भी मिसाइल के इक्विपमेंट्स रह जाते हैं, कोई भी नॉन फंक्शनल या डिफंक्ट मिसाइल्स होती हैं, डिफंक्ट सैटेलाइट्स होती हैं, तो ये सब डेब्री हो जाते हैं। ठीक है, ये सब डेब्री वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो डेब्री ये क्या करेगी? ये चार्टर ये जीरो डेब्री करने की कोशिश करेगा बाय 2030। ठीक है, तो मतलब स्पेस में जो है डेब्री न्यूट्रल हो जाए, ये इस चीज़ के लिए ये
जीरो डेब्री चार्टर लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है अचीव डेब्री न्यूट्रल स्टेटस इन स्पेस बाय 2030। 2030 तक डेब्री न्यूट्रल स्टेटस मिल जाए। कौन कौन सिग्नेटरीज हैं इसके, साइन किसने किसने किया है, तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सिप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लुथेनिया, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमेनिया, स्लोवेकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। मतलब पूरी ईयू कंट्रीज हैं। ठीक है, ईयू कंट्रीज हैं जीरो डेब्री चार्टर। तो एक तरीके का ये ईयू का इनिशिएटिव हो गया जीरो डेब्री चार्टर। तो आपको याद रखना है जीरो डेब्री चार्टर किसकी इनिशिएटिव है, यूरोपियन यूनियन की इनिशिएटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वेनेजुला से रिलेटेड। तो वेनेजुला पहली ऐसी कंट्री बनी है इन मॉडर्न टाइम्स में जिन्होंने अपने सारे ग्लेशियर्स लूज कर दिए हैं। सारे ग्लेशियर्स इनके मेल्ट हो चुके हैं। बहुत ही भयानक स्थिति होने वाली है दोस्तों अगर हम लोग ने इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया। अगर हमने ऐसे अपनी अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल अगर ऐसे ही जारी रखी तो बहुत ही ज़्यादा विनाश हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम मतलब भले हम लोग ना हो उस समय, पर हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो डेफिनेटली हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगी इस चीज़ के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ तक हो सके अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको सस्टेनेबल बनाइए। ठीक है, ज़्यादा आप प्लास्टिक्स मत यूज़ करिए। सब्जी लेने जाइए तो अपने घर से थैला लेके जाइए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, नल खुला हुआ है तो आप नल बंद कर दीजिए, पानी मत बहाइए, इलेक्ट्रिसिटी कहीं वेस्ट मत करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे इसको कैरी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि हम लोग इंडिविजुअली कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनाने में। ठीक है, तो वेनेजुला पहली ऐसी कंट्री बनी है जहाँ पे सारे ग्लेशियर्स लूज हो चुके हैं, मेल्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो ये बात है, ये करंट अफेयर्स की, कि सारे ग्लेशियर्स किस कंट्री में मेल्ट हो चुके हैं, तो वो हमारा आंसर होगा वेनेजुला में ये हो चुका है। ठीक है, वेनेजुला की जोग्राफिक लोकेशन देखते हैं तो ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, ये नॉर्दर्न कोस्ट है पूरी साउथ अफ्रीका की, ये नॉर्दर्न कोस्ट है। ठीक है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये देखिए अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे नॉर्दर्न कोस्ट में है वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला की जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। ईस्ट में गयाना है, साउथ में ब्राज़ील है और वेस्ट में कोलंबिया है। ठीक है, बॉर्डर्स ये शेयर करता है। ठीक है, बॉर्डर्स कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन नॉर्थ में, ये पूरा कैरेबियन सी है यहाँ पे, ये देखिए ये कैरेबियन सी है, ये अटलांटिक ओशन है। तो पूरी उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री जो है कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन से शेयर होती है। गयाना जो है, गयाना ईस्ट में है, ब्राज़ील में साउथ है, कोलंबिया साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में है। मेजर रिवर्स कौन सी है यहाँ पे, रियो नेग्रो। ठीक है, रियो नेग्रो जो कि शेयर होती है कोलंबिया और ब्राज़ील के बीच। ठीक है, कोलंबिया, ब्राज़ील और वेनेजुला से फ्लो करती है रियो नेग्रो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है ओरिनिको रिवर। यहाँ पे ये ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये की शेयर करती है कोलंबिया से। ठीक है, कोलंबिया से ये शेयर किया जाता है। कैपिटल है इनकी कैरकास। ठीक है, कैरकास इनकी कैपिटल है नॉर्दर्न साइड में। आइलैंड आर्किपेलागोस हैं, मार्गरीटा आइलैंड, ला ब्लैंकिला, ला टोर्टुगा, लो रोकू, लो मोंजू। ठीक है, ये कुछ आइलैंड्स हैं इनके। नेचुरल रिसोर्सेज आप जानते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है यहाँ पे, कोल है, आयरन है और ओर है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, गोल्ड है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश है, याद रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कोविनेट से रिलेटेड। ठीक है, कोविनेट से हम देख के समझ जा रहे हैं कि कुछ कोविड से रिलेटेड होगा। तो डब्ल्यू एच ओ ने लॉन्च किया है कोविनेट, अ नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी टू मॉनिटर इमर्जिंग कोरोना वायरसेस। ठीक है, तो इमर्जिंग कोरोना वायरसेस का ही वेरिएंट हम लोग देख रहे हैं, आए दिन नए वेरिएंट निकलते हैं, तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोविनेट लॉन्च किया गया है बाय डब्ल्यू एच ओ। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यू एच ओ फॉर्म हुई थी 1948 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोविनेट क्या है, ये एक नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी है जो कि कोरोना वायरसेस के वेरिएंट को नज़र रखेगी, उन पे ट्रैक रखेगी, उनको एनालाइज करेगी, उनका असेसमेंट करेगी, डिटेक्ट करेगी, मॉनिटरिंग करेगी। किसने लॉन्च किया है, डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और ये स्टैब्लिश हुए थे 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शेंजन एरिया से रिलेटेड। तो यूरोप में एक ऐसा बाउंड्री या एक ऐसी लोकेशन भी क्या है, एक ऐसी कह सकते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आप कई कंट्रीज़ में घूम सकते हैं बिना कोई वीज़ा लगाए। ठीक है, मतलब हर कंट्री में वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको शेंजन वीज़ा मिल गया है। ठीक है, तो शेंजन क्या है, एक ग्रुप है कंट्रीज़ का जो अलाउ करता है बिना वीज़ा के ट्रैवल करना। ठीक है, तो ये शेंजन एरिया में इंक्लूड होने वाले जो नई कंट्रीज़ है वो है रोमेनिया और बुल्गारिया। ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया है शेंजन एरिया को। शेंजन एरिया कब ओरिजिन हुआ था इसका, तो 1985 में हुआ था। इनिशियली इसमें फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी,
नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग थे। ये कंट्रीज बोलती थी कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आपको अलग अलग वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना फ्रांस में ना जर्मनी में वीज़ा लगाना है, ना बेल्जियम में ना नीदरलैंड्स में ना लग्जमबर्ग में, आप एक ही वीज़ा से पूरा फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग घूम सकते हैं, ठीक है। शेंजन एरिया में कितने मेंबर्स हैं? तो 23 ऑफ 27 मेंबर्स हैं, ठीक है। 23 ऑफ 27 EU मेंबर स्टेट्स इसकी शेंजन एरिया की मेंबर हैं। कौन कौन नहीं है, कौन कौन अलग अलग वीज़ा देता है? तो स्विट्जरलैंड देता है, नॉर्वे देता है, आइसलैंड देता है और लिechtenstein देता है अलग अलग वीज़ा। आपको ऐसे नहीं अलाउ करता है जैसे शेंजन एरिया अलाउ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुवैत से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे यहाँ। तो फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज रेडियो ब्रॉडकास्ट हुई है कुवैत में, ठीक है। पहला हिंदी लैंग्वेज में रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ है कुवैत में, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा कहाँ पे पहला हिंदी लैंग्वेज में रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो ये कुवैत में हुआ है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आगा लेगा आइलैंड से रिलेटेड। आगा लेगा आइलैंड कहाँ पे है? तो ये मॉरिशस में है, जहाँ पे इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट की है, ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था एयर स्ट्रिप, कहाँ पे? आगा लेगा आइलैंड, मॉरिशस में, ठीक है। याद रखिएगा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आगा लेगा आइलैंड कहाँ है? ये मॉरिशस में है, जहाँ पे इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट की है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है WTO से रिलेटेड। तो WTO में ज्वाइन किए हैं नए सबसे लेटेस्ट मेंबर्स हैं यूनियन ऑफ कॉमोरोस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्ट, ठीक है। ये फॉर्मली मेंबर्स हो गए हैं WTO के। ये डिसीजन कब लिया गया था? 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि अबू धाबी में हुई है, UAE में अबू धाबी में हुई है, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि नए मेंबर्स कॉमोरोस, यूनियन ऑफ कॉमोरोस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्ट को इंक्लूड किया जाएगा WTO में, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो WTO का हेडक्वार्टर्स है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ये 1995 में बनी थी, ठीक है। WTO 1995 में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है नेटो से रिलेटेड। तो स्वीडन जो है 32nd मेंबर बना है नेटो को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। नेटो को ज्वाइन करने वाला स्वीडन क्या बना है? 32nd मेंबर बना है नेटो का स्वीडन, ठीक है। स्वीडन वैसे हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक तौर पे ये न्यूट्रल थे, ठीक है, तटस्थ थे ये, लेकिन उन्होंने अब नेटो ज्वाइन ही कर लिया है, ठीक है। 32nd मेंबर स्वीडन बने हैं जिन्होंने नेटो ज्वाइन किया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी से रिलेटेड। तो इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच साइन हुई है एक एग्रीमेंट, किसके लिए? जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी सेटअप करने के लिए, ठीक है। जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी को स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक में एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच ये साइन हुआ है, इंडिया और सिंगापुर के बीच MOU साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या किया जाएगा? एक कोलैबोरेशन किया जाएगा और कोऑपरेशन को एनहांस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऑपरेशन इंद्रावती से रिलेटेड। तो ये इंद्रावती क्यों लिया गया है, ये ऑपरेशन क्यों कंडक्ट किया गया है? क्योंकि हेती जो सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आर्म्ड गैंग्स हैं, लोकल गैंग्स हैं जो आपस में बहुत लड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी वायलेंस हुआ था। इसकी वजह से वहाँ पे इंडियंस जो फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट किया गया था हेटी से, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में फंसे हुए इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए कंडक्ट किया गया था ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है, पोर्ट ओ प्रिंस, और करेंसी है गॉड, ठीक है, करेंसी है गॉड हेटी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया है फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो पहला ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने अडॉप्ट किया है? तो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये किया है, ठीक है। और ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, जिसको प्रपोज किया था USA ने, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोज किया था USA ने। किसने प्रपोज किया था फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो USA ने प्रपोज किया था, और को स्पॉन्सर्स थे चाइना, क्यूबा, रशिया और अलग 123 कंट्रीज, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है लगभग 1000 स्केलेटन्स, ठीक है, 1000 स्केलेटन्स। जर्मनी की एक शहर है न्यूरेमबर्ग, ठीक है। अगर आप जानते हैं न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स क्या है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स क्या है, ठीक है। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स TRIALS, ठीक है, TRIALS, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।
हिटलर से संबंधित है ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। ठीक है, यहाँ पे 1000 स्केलेटन्स मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी में है ये, यहाँ पे 1000 स्केलेटन्स आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ने ब्राज़ील के साथ पहली बार 2+2 टॉक्स होस्ट की हैं। ठीक है, 2+2 में क्या होता है, इसमें फॉरेन मिनिस्टर होते हैं प्लस डिफेंस मिनिस्टर होते हैं दोनों कंट्रीज के। ठीक है, तो 2+2, 2 का मतलब क्या है, फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब होता है 2+2 का। ठीक है, तो इंडिया और ब्राज़ील ने पहली बार 2+2 टॉक्स ऑर्गेनाइज किए हैं, होस्ट किए हैं, याद रखिएगा। इससे पहले जापान के साथ, यूएसए के साथ, कई और लोगों के साथ भी, और कंट्रीज के साथ, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जापान के साथ, रशिया के साथ, और जापान, यूएसए, रशिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ 2+2 टॉक्स हो चुकी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फ्रांस से रिलेटेड। तो फ्रांस ने इंक्लूड किया है राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस पहली कंट्री बनी है जिन्होंने इंक्लूड किया है राइट टू अबॉर्शन। ठीक है, राइट टू अबॉर्शन जहाँ पे इंक्लूड हुआ है वो जगह है फ्रांस। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बना लिया है कि भैया राइट टू अबॉर्शन है, मतलब फंडामेंटल राइट है फ्रांस में। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रांस पहली कंट्री बनी है जिन्होंने राइट टू अबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, तो वर्ल्ड की पहली 3D मॉस्क कहाँ पे, अल जवेरा सरबब और जेडा, सऊदी अरेबिया में इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड मॉस्क जो कंस्ट्रक्ट की गई है वो सऊदी अरेबिया में की गई है। नेक्स्ट है, नेपाली गवर्नमेंट डिक्लेयर्स पोखरा एज टूरिज्म कैपिटल। ठीक है, तो याद रखिएगा, टूरिज्म कैपिटल नेपाल की क्या हो गई है, अब पोखरा हो गई है। ठीक है, बस ऐसे याद रखिएगा हल्का सा कि पोखरा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल। ठीक, नेक्स्ट है सबरूम लैंड पोर्ट। सबरूम लैंड पोर्ट कहाँ, किसके किसके बीच है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के ये बीच है। इट इज़ कनेक्टेड टू चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश थ्रू मैली ब्रिज ओवर फेनी रिवर। ठीक है, तो ये त्रिपुरा में है। ठीक है, ये त्रिपुरा में है। ठीक है, ये त्रिपुरा में है, ये लिपुरा नहीं त्रिपुरा लिखा है ये। ठीक है, त्रिपुरा में है सबरूम लैंड पोर्ट। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, लैंड पोर्ट क्या होता है, जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे लैंड पोर्ट होता है, जहाँ पे ब्रिजेस की कनेक्टिविटी, रोड्स की कनेक्टिविटी होती है किसी दूसरे देश से। ठीक है, तो सबरूम लैंड पोर्ट इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ बांग्लादेश का जो पोर्ट है, मैरीटाइम पोर्ट है चिटागोंग पोर्ट, उसको कनेक्ट करता है सबरूम लैंड पोर्ट। ठीक है, और ये किसके ऊपर बना है, तो ये फेनी के ऊपर, ये चिटागोंग पोर्ट जो है ये फेनी के ऊपर बनी है, सॉरी ये फेनी रिवर से कंस्ट्रक्ट होके या कनेक्ट करके चिटागोंग पोर्ट कनेक्ट करता है। ठीक है, सबरूम कनेक्ट करता है चिटागोंग पोर्ट से, कैसे, फेनी रिवर से मैली ब्रिज नाम से। ठीक है, मैली ब्रिज बना है फेनी रिवर के ऊपर जो कनेक्ट करता है सबरूम लैंड पोर्ट को चिटागोंग पोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है याओंडे डिक्लेरेशन। ठीक है, याओंडे डिक्लेरेशन शायद यही प्रोनाउंसिएशन होगा। ये अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर्स ने ये याओंडे डिक्लेरेशन साइन किया है टू प्रिवेंट मलेरियल डेथ्स। ठीक है, याद रखिएगा, टू प्रिवेंट मलेरियल डेथ्स। ठीक है, क्योंकि याओंडे कॉन्फ्रेंस हुई थी, याओंडे कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, कैमरून में, और WHO के बैनर तले ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, 11 और कंट्रीज ने इस याओंडे डिक्लेरेशन को साइन किया है, जो कि हैं बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा एंड तंजानिया। ठीक है, तो याद रखिएगा याओंडे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ मलेरियल डेथ्स बाय अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, तो मलेरिया डेथ्स ना हो अफ्रीकन कंट्रीज में, इसके लिए याओंडे डिक्लेरेशन साइन किया गया है, जिसमें 11 कंट्रीज और साइन की है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन कहाँ पे साइन हुआ था, कहाँ पे, तो कैमरून में ये साइन हुआ था, जहाँ पे WHO ने मिलके कैमरून के साथ याओंडे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। नेक्स्ट न्यूज़ है दुबई से। तो दुबई में पहली बार दुनिया की एयर टैक्सी लॉन्च हुई है। ठीक है, दुबई में पहली बार एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च हुई है। दुबई हैज़ लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली दुनिया की एयर टैक्सी सर्विस कहाँ लॉन्च हुई है, तो दुबई में ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, फिलीपींस ऐसी कंट्री बनी है जिन्होंने रेटिफाई किया है ILO कन्वेंशन टू एलिमिनेट वायलेंस एंड हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। ठीक है, इससे पहले इंडिया ने 2019 में ये कन्वेंशन साइन किया था। Philippines joins 37 other countries in the world that have taken stand against workplace violence and harassment। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन टू एलिमिनेट वायलेंस एंड हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस, ये साइन किया है फिलीपींस ने। नेक्स्ट है, कीनिया डिस्कवर्स मिल्टन कोल्टान रिजर्व। ठीक है, तो कोल्टान रिजर्व, कोल्टान एक तरीके का
मिनरल है जो कि केनिया में डिस्कवर किया गया है। याद रखिएगा, केनिया में कोल्टान नाम का एक वैल्यूएबल मिनरल डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे? केनिया में। मिनरल का नाम है क्या है? कोल्टान। ठीक है। नेक्स्ट है, WHO ने डिक्लेयर किया है केप वर्डे एज मलेरिया फ्री कंट्री। ठीक है, तो केप वर्डे को क्या किया गया है? केप वर्डे को मलेरिया फ्री कंट्री का दर्जा दिया गया है, सर्टिफाई किया गया है WHO की तरफ से टू बी अ मलेरिया फ्री कंट्री। ठीक है, किसको? केप वर्डे को। और केप वर्डे जो है थर्ड कंट्री बनी है अफ्रीकन रीजन में टू बी सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री। ठीक है, और कौन सी कंट्रीज है जो मलेरिया फ्री है अफ्रीका में? तो वो है मॉरिशस और अल्जीरिया। ठीक है, मॉरिशस और अल्जीरिया ऑलरेडी अफ्रीका में मलेरिया फ्री कंट्री है। ठीक है, अब कौन बनी है? अब केप वर्डे बनी है। ठीक है, अब केप वर्डे बनी है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नए मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं ब्रिक्स में। तो वो कौन कौन से नए मेंबर्स हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। ठीक है, तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ज्वाइन किए हैं ब्रिक्स को एज फुल न्यू मेंबर्स। अब ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्रीज हो गई। ठीक है, ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्रीज हो गई हैं। और ये जो 6 कंट्रीज हैं इनको मिलाने का डिसीजन कहाँ हुआ था? इनको इंक्लूड करने का, ब्रिक्स में इंक्लूड करने का डिसीजन 15th ब्रिक्स समिट जो कि जोहानिसबर्ग में हुआ था, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इंक्लूड किया जाएगा। ये 5 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स में ज्वाइन करने वाले कौन कौन मेंबर्स हुए हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, इनको ज्वाइन करने के लिए कौन सा समिट हुआ था? 15th ब्रिक्स समिट में ये डिसीजन लिया गया था कि नए मेंबर्स को एंट्री मिल जाएगी ब्रिक्स में। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व डिस्कवर्ड बीनीथ कैलिफोर्निया सैल्टन सी। ठीक है, तो दुनिया का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? सैल्टन सी, कैलिफोर्निया, यूएस में। याद रखिएगा। ठीक है, सैल्टन सी कहाँ पे है? यूएस में है, कैलिफोर्निया यूएस में है, जहाँ पे लिथियम रिजर्व सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व को डिटेक्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन से रिलेटेड। तो इंडिया मेंबर बनी है 4 ईयर टर्म के लिए, 4 साल के लिए मेंबर बनी है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की इंडिया मेंबर बनी है कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, याद रखिएगा। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1947 में, और ये काम किसके अंडर करती है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर ये काम करती है। टेन्योर हमने देखा है 4 साल है। इससे पहले भी इंडिया मेंबर बन चुकी है स्टैटिस्टिकल कमीशन की 2004 में, फिर 2024 में 4 साल के लिए 2028 तक इंडिया मेंबर रहेगी यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन की। हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन का? तो न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने लॉन्च किया है कंपेंडियम ऑन मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, तो 12 जनवरी 2024 की न्यूज़ है ये। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिल के लॉन्च किया था कंपेंडियम फीचरिंग द फील्ड स्टोरीज, मतलब जहाँ जहाँ पे मिलेट्स अच्छे तरीके से उगाए गए हैं, ग्रो किए गए हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, उनकी एक सक्सेस स्टोरीज की कंपेंडियम पूरी लॉन्च की गई है। गुड प्रैक्टिसेस उनकी लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा। किसके किसके लिए? एशिया और अफ्रीका के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्स हाईएस्ट इन डोपिंग ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू वाडा रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो वाडा रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट होती है वाडा रिपोर्ट, जिसमें ये बोला गया है इंडिया रैंक्स हाईएस्ट इन डोपिंग ऑफेंसेस। ठीक है, डोपिंग क्या होता है? जो भी एथलीट्स होते हैं वो कोई ऐसे सब्सटेंस ले लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस ले लेते हैं, या कोई भी ऐसे सब्सटेंस ले लेते हैं जिससे उनकी शक्ति बढ़ जाती है, जो कि नेचुरली नहीं प्रेजेंट होती है बॉडी में। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस को एनहांस कर देती है। ठीक है, तो वाडा रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो डोपिंग के ऑफेंसेस आए हैं वो इंडिया से आए हैं, 2022 की रिपोर्ट है। ठीक है, बहुत ही शर्मनाक रिपोर्ट है, कह रही है। ठीक है। नेक्स्ट है माउंट रुवांग इरप्शन। ठीक है, तो माउंट रुवांग कहाँ पे है? माउंट रुवांग नॉर्थ सुलावेसी प्रोविंस इंडोनेशिया में। ठीक है, इसकी सिर्फ लोकेशन याद रखिएगा। माउंट रुवांग इरप्शन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेपाल एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को 10,000 मेगावाट पावर। ठीक है, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, जहाँ पे इंडिया और नेपाल ने साइन किया है एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत क्या होगा? नेपाल एक्सपोर्ट करेगा 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 साल, अगले 10 साल तक नेपाल जो है इंडिया को
क्या करेगा, निर्यात करेगा 10,000 मेगावाट या 10 गीगावाट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ है नेपाल के साथ 10 साल के लिए 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। ठीक है, इक्वाडोरियन प्रेसिडेंट हैं डेनियल नोबा साहब, उन्होंने 60 डे नेशन वाइड स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। क्यों ऐलान किया है, क्योंकि कंट्री का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो है कस्टडी से भाग गया है। ठीक है, वो भाग गया है कस्टडी से, जिसकी वजह से इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई है इक्वाडोर में। याद रखिएगा, इक्वाडोर में इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई है क्योंकि वहाँ का सबसे बेहद खौफनाक क्रिमिनल जो है वो कस्टडी से निकल भागा है, जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में भी डिक्लेयर कर दी गई है इमरजेंसी, क्योंकि वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं बहुत। ठीक है, जिसकी वजह से वायलेंस हुआ है, काफ़ी लॉलेसनेस हो गई है। तो याद रखिएगा, इमरजेंसी डिक्लेयर कहाँ पे भी हुई है, पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया टू ओपन फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर डिप्लोमेट्स। तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा, ये स्टोर खोलेगा जहाँ पे शराब बिकेंगी, शराब की स्टोर खोलेगा डिप्लोमेट्स के लिए, जहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेट जो हैं, वर्ल्ड के डिप्लोमेट्स हैं, अलग अलग कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं, वो अपने लिए लिकर वहाँ से खरीद सकेंगे। तो ये किसने प्लान किया है, ये सऊदी अरेबिया ने प्लान किया है कि डिप्लोमेट्स के लिए एक अलग अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जापान बिकम्स 5th कंट्री टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड ऑन मून। जापान 5वीं कंट्री बनी है सक्सेसफुल लैंड करने के लिए मून पे। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग मून पे करने के लिए जापान 5th कंट्री बनी है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यूएस है, यूएसए मतलब सोवियत यूनियन, रशिया, चाइना और इंडिया। ठीक है, चाइना ने शायद 2018 या 17 में किया था, इंडिया ने अभी 2024 में किया है। ठीक है, जापान 2023 में किया है। जापान हैज़ बिकम द 5th कंट्री टू रीच सरफेस ऑफ मून आफ्टर यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, चाइना एंड इंडिया। ये कौन सा मिशन था, तो ये स्लिम मिशन था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्लिम मिशन भी याद रखिएगा, ये जापान का मिशन था जहाँ पे सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी मून की। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्ट टाइफून। ठीक है, वोल्ट टाइफून क्या था, ये हैकिंग ग्रुप था, चाइना बेस्ड हैकिंग ग्रुप था, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिया है। ठीक है, यूएस चाइना बैक्ड हैकिंग ग्रुप था वोल्ट टाइफून, जिसको यूएस ने शट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है वेस्ट अफ्रीका से। तो इकोवास एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1975 में। उसमें क्या डिसाइड किया है, उसने डिसाइड किया है कि 3 कंट्रीज़ को वो क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा। कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं, तो नाइजर है, माली है और बर्किना फासो है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो छोड़ देंगे इकोवास को, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स को, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसीज है और डीप पावर्टी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी है, आपस में बहुत लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से ये 3 सहेलियन स्टेट्स ने क्या किया है, ये अनाउंस किया है कि हम लोग इकोवास से सस्पेंड हो जाएंगे, निकल जाएंगे, एग्जिट कर देंगे। कौन कौन सी कंट्रीज, माली, नाइजर और बुर्किना फासो, ये 3 कंट्रीज़ हैं। और ये पूरा इकोवास कम्युनिटी है जो कि 1975 में बनी थी, ताकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉपरेशन बढ़ सके वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। यहाँ पे मिलिट्री कूव्स भी हुए थे, नाइजर में 21 में, बुर्किना फासो में 22 में और माली 2020 में, जिसकी वजह से यहाँ पे और स्थिति खराब हो चुकी है। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये क्विट कर देंगे इकोवास।